आज बहुत से हमारे ग्रुप की लोग जुड़े हैं जो कि इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। और मेरे को लगता है कि आज हम ज़्यादा समय जो है कि इसी बारे में विचार विमर्श करें और सबके विचार लें कि जो हमारा देश है, जो हमारी देश की महिला है, आज के समय में कैसे जो है आगे बढ़ा सकते हैं अपने इसको। और मन्ना जी, मेरा ना कुछ ठीक नहीं चल रहा, उसका कुछ प्रॉब्लम आ बिल्कुल रही है। ठीक आ रहा है। आपकी आवाज क्लियर है, आप बिल्कुल बोलिए, एकदम सही आ रहा है, आपकी डिस्टर्ब मत होइए, बिल्कुल सही आ अच्छा रहा है। ठीक। हाँ। अच्छा। हाँ, मेरे को लग रहा था कि मेरी आवाज नहीं जा रही है। तो अब जो है, हम मैं चाहती हूँ मेरे जो चीफ गेस्ट हैं वो भी अपने विचार दें। और मैं थोड़ी वो चाहती हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है कि मेरी आवाज या मैं पूरा वो नहीं कर पा रही विश्लेषण। चलिए तो तो मैं नीति अरोड़ा जी को आमंत्रित करता हूँ। नीति अरोड़ा जी, आप हाँ, कुछ मेरे में कुछ शुरुआत गड़बड़ आ रही कीजिए। है। मैं स्वीटी पॉल जी को आगे आमंत्रित करूंगा, हालांकि कोई गड़बड़ नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, नीति अरोड़ा जी आज की को होस्ट। नमस्कार। जय हिंद। मैं नीति अरोड़ा आज इस आरजेएस पॉजिटिव मंच पे आमंत्रित करती हूँ मुक्ता जी को और रश्मि जी को, जो इस मंच पे आई। आज ये आज़ादी के पर्व पे जो ये हमारा पखवाड़ा चल रहा है 15 दिन का, इसके विषय में हम सब इकट्ठे हुए हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में अपने विषयों को प्रकट करेंगे। मैं कुछ चंद लाइनों के द्वारा भारतीय या भारत की सभी वुमेन्स को, या कहिए कि विदेश विदेश की सभी वुमेन्स के लिए कुछ कहना चाहूंगी, जो कि नारी शक्ति के बारे में 1942 से न्यू इंडिया के बारे में स्थापित हुआ है। भारत छोड़ो का जो ये आगाज था, नारी की भी कदम, नारी ने जो कदम बढ़ाया और आज का आजादी का दीपक जलाया, उसमें अरुणा जी की हिम्मत और लक्ष्मी का मान बढ़ाया। झांसी की रानी बनी, पहचान काली की कराई। कल जो नारी आजादी की लड़ाई लड़ी, आज वही नारी हर सीमा पर खड़ी आई। कभी हाथ में तिरंगा, कभी हाथ में किताब। नारी सिर्फ शक्ति नहीं, नारी ही परिवर्तन की पहचान, जिसमें कुछ गिने हुए कुछ ऐसे नाम जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भी पार लगाया। हमें फक्र है अवनी चतुर्वेदी, भावना कंत और मोहन सिंगनी पर, जिन्होंने ऐसा कुछ करा जो हमें आजाद भारत के लिए अपने आप को उन्होंने कुर्बान करने तक की परवाह नहीं करी। फिर भी एक ध्वज को ऐसे लहराया कि उनके माता पिता को भी उनके ऊपर फक्र हुआ। उनके कदमों की आने से मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान ऐसे महान हुआ, जैसे कहे नारी बढ़ेगी भारत बढ़ेगा, बेटी बढ़ेगी भारत बढ़ेगा, नारी सशक्त भारत सशक्त, मेरा भारत मेरा गौरव। इसी की विलोचना करते हुए मैं आगे कुछ कहना चाहूंगी कि पहले नारी का जो था, आप देखें सतयुग में सीता जी थी, जिन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण करके धरती में समा दिया। सतयुग से ही नारी की परिभाषा के लिए कुछ भी उल्लेखनीय करें तो वो कम ही है। आज के दौर में भी देखा जाए तो नारी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि सोशल मीडिया, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, सब सभी फील्ड्स में नारी आगे है। तो ये ऐसे नहीं कहा गया कि स्पार्क ऑफ रिवोल्ट इज द डॉन ऑफ फ्रीडम। ये नारी की आजादी की कहानी नहीं, ये हमारे देश धरती माँ की आजादी की कहानी है, जिसकी लड़ाई 1942 में शुरू की थी अरुणा जी ने, जो कि सबसे पहली फ्रीडम फाइटर थी, जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए बहुत कुछ कष्टों को सहन किया। ऐसे ही उनको नाम ग्रैंड ओल्ड लेडी नहीं दिया गया है। इस इंडियन मूवमेंट में, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में मेरा उनको सलाम है, जो कि इतने कार्यभार को संभाल के भी आगे बढ़ती रही। नारी खाली ममता की मूर्त नहीं, नारी वक्त आने पर दुर्गा, काली, लक्ष्मी का रूप भी धारण कर सकती है। हमें अपने साहित्य में यही जानकारियां बहुत मिली हैं। अभी तो मैं हैंड ओवर करूंगी और वेलकम करूंगी आज के जो भी हमारी अतिथि हैं, चीफ गेस्ट मुक्ता जी को, वो कुछ अपने विचार व्यक्त करे। और जैसे जैसे हमारी ये कार्यभाली आगे बढ़ती रहेगी तो मैं कुछ और भी कहना चाहूंगी नारी की सशक्त सेवाओं के बारे में। तो मैं आदरणीय मुक्ता जी को स्वागत करूंगी कि वो इस मंच पे आके अपने विचारों को व्यक्त करें।
आदरणीय जय मुक्ता जी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नीति अरोड़ा जी, नीति अरोड़ा जी। डॉक्टर मुक्ता कौशिक जी का परिचय भी सभी लोग जान लें। डॉक्टर मुक्ता कौशिक जी एसोसिएट प्रोफेसर, ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आभानपुर, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से जुड़ी। और डॉक्टर रश्मि चौबे जी का भी परिचय कर दें। ये लेखिका हैं और राष्ट्रीय बाल संसद प्रभारी विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज यूपी से हैं और मुख्य वक्ता के रूप में हैं। तो जैसा नीति अरोड़ा जी ने कहा, मैं भी सादर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर मुक्ता कौशिक जी, क्योंकि छोटे छोटे संबोधन अभी हम लोग करेंगे, फिर इंटरेक्टिव सेशन होगा और उसमें आज की वीरांगना, जो भारतीय वीरांगनाएं हैं, क्रांति की चिंगारी और स्वतंत्रता का उदय, इस विषय को सार्थक करने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर मुक्ता कौशिक जी। आवाज आ रही मेरी? नहीं आएगी तो बताई जाएगी। जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुक्ता कान्हा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 80वां स्वतंत्रता दिवस के 9वें दिन आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव मीडिया के अंतर्गत, राम जानकी के अंतर्गत हम यह महोत्सव मना रहे हैं। हमारे ऑर्गेनाइजर हैं उदय कुमार मन्ना जी को मैं नमस्कार करती हूँ, ऑर्थर रश्मि जी, प्रीतिपाल जी, नीति अरोड़ा जी। आज हम आजादी पर्व अंतर्राष्ट्रीय पखवाड़ा महिला विशेष वेबिनार पर हम सभी उपस्थित हैं। आज का विषय है भारतीय वीरांगनाएं, क्रांति की चिंगारी और स्वतंत्रता का उदय। आजादी के 80 वर्ष में महिला स्वतंत्रता सेनानी वीरांगनाओं को याद करना हमारे लिए और देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आज हम जो स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, आज के युवा जो पीढ़ी है, मैं उसको बताना चाहूंगी कि इस स्वतंत्रता के पीछे कितने वीरांगनाओं की कहानी है, जिसमें महिलाओं ने अपने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। आजादी के पहले महिलाओं को उतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, उनकी शिक्षा को भी महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन नारी शक्ति जब सामने आई हमारे बीच, तो उनको लेकर आने वाली सबसे पहली महिला जो शिक्षा के अंतर्गत सावित्रीबाई फुले जी को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने महिला को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को काफी शिक्षित और प्रेरित किया। और जैसे ही महिलाएं शिक्षित होकर आगे आने लगी, हमारे देश का विकास धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उन्हें ये पता चलने लगा कि हम अपने देश के एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, हम अपने देश के आजादी के लिए, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। आज मैं अपने इस गौरवपूर्ण विषय पर जो मैं विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, भारत की स्वतंत्रता केवल पुरुषों के संघर्ष की कहानी नहीं है, यह उन असंख्य वीरांगनाओं के त्याग, साहस, शौर्य और बलिदान की भी अमर गाथा है, जिन्होंने अपने हाथों में तलवार उठाकर विदेशी सत्ता को चुनौती दी और यह सिद्ध कर दिया कि भारत की नारी अबला नहीं, राष्ट्र शक्ति है। जब अंग्रेजी शासन भारत की धरती पर अपना साम्राज्य मजबूत कर रहा था, तब अनेक वीरांगनाओं ने अपने भीतर क्रांति की यह चिंगारी प्रज्वलित की, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता की ज्वाला को रूप दिया। अगर हम 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनका अदम्य साहस आज भी हमारे हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाता है। उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय रणभूमि में संघर्ष करना स्वीकार किया। उनकी वीरता ने पूरे देश को संदेश दिया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन का बलिदान बहुत ही छोटा है। स्वतंत्रता आंदोलन के आगे
चरण में मैं कहना चाहूंगी कि सरोजिनी नायडू जी, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, कस्तूरबा गांधी और असंख्य महिलाओं ने आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस वीरांगनाओं ने कभी सत्याग्रह किया, कभी जेल गई, कभी भूमिगत आंदोलन चलाया और कभी अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन वीरांगनाओं की सबसे बड़ी शक्ति थी राष्ट्र प्रेम। उन्होंने हमें यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, बल्कि उसके लिए संघर्ष करने का साहस भी है। उनकी वीरता की चिंगारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैलती गई और गांधी से लेकर शहरों तक, महलों से लेकर झोपड़ियों तक महिलाओं ने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई और सामूहिक चेतना आगे चलकर अंग्रेजी शासन की नींव को कमजोर करती चली गई। और फिर आया ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। तिरंगा स्वतंत्र आकाश में लहराया और करोड़ों भारतीयों की आंखों में यह स्वतंत्र भारत का सपना साकार हुआ। लेकिन हमें यहाँ नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वतंत्रता की कीमत हमारे वीर वीरांगनाओं ने अपने त्याग, संघर्ष और बलिदान से चुकाई थी। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन वीरांगनाओं के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने देश की एकता, अखंडता और संविधान का सम्मान करें। अब हम ये संकल्प ले सकते हैं कि उन वीरांगनाओं की तरह हम भी अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहेंगे और भारत को ज्ञान, संस्कार, समानता और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वतंत्रता का उदय जब महिलाएं करती चली गई, तब उसमें फातिमा शेख, रानी लक्ष्मीबाई और क्रांति के अंतर्गत अंग्रेजों के खिलाफ अद्भुत साहस का परिचय दिया। और आज भी वो शब्द हमारे युवाओं के लिए गूंजती है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज बच्चा बच्चा भी इस गीत को गाता है और रानी लक्ष्मीबाई की साहस की उसकी कहानी को सुनते हैं। मातंगिनी हाजरा के बारे में कहना चाहूंगी कि 73 वर्ष की आयु में तिरंगा थामे हुए अंग्रेजों की गोलियां खाई और देश के लिए बलिदान दिया। और आजादी की इस लड़ाई में महिलाओं, वीरांगनाओं ने अपनी राजनीतिक चेतना और साहस से यह साबित कर दिया कि वे देश की स्वतंत्रता के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने को तैयार थी और अपने राष्ट्र प्रेम के प्रति ईमानदार रहने की, भारत को ज्ञान, संस्कार, समानता और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में वो अपना क्या योगदान दे सकती है। आज के आने वाली पीढ़ी को इस जानकारी को देना बहुत ही आवश्यक है कि वो अपने देश के एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हमने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन उस स्वतंत्रता का गलत उपयोग ना करके हम अपने देश के लिए कर सकते हैं। एक अच्छा नागरिक हम कैसे बन सकते हैं। और शिक्षा ही एक ऐसी पीढ़ी है जहां पर हम एक एक बच्चे को एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। राष्ट्र के प्रति उसकी जिम्मेदारियां क्या है। ऐसा नहीं कि हम केवल लड़ाई पे जा रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें देश के लिए सिखाता है कि हम और क्या कर सकते हैं और उस देश के प्रति हमारी जो क्या जिम्मेदारी है, ईमानदारी क्या है, हमारे मूल्य क्या है। क्या हम पाश्चात्य की ओर तो नहीं जा रहे हैं, हम अपने स्वतंत्रता का गलत अर्थ तो नहीं निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि बच्चों को स्वाध्याय की ओर ले जाना, अध्यात्म की ओर ले जाना, हमारे देश के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो बनाए रखना। और ये जिम्मेदारी सभी जो शिक्षक हैं, अभिभावक हैं और एक एक प्रशासक की व्यक्ति है, उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब दुनिया में बच्चा आता है तो उसे ये पता नहीं होता कि उसकी जिम्मेदारी क्या है और उसकी ये जिम्मेदारी हम सबको मिलकर बताना है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है,
हम आज 80 साल हो गए स्वतंत्र हुए, लेकिन क्या हमारा एक एक बच्चा एक अच्छा नागरिक बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, इस पर निर्भर करता है। तो अंत में मैं अपनी बात को इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी कि जिन वीरांगनाओं ने मातृभूमि पर अपना सर्वस्व लुटाया, जिन वीरांगनाओं ने मातृभूमि पर अपना सर्वस्व लुटाया, उनके बलिदानों ने स्वतंत्रता का दीप जलाया। उनकी शौर्य गाथा युगों युगों तक हमें राह दिखाएगी। उनकी शौर्य गाथा युगों युगों तक हमें राह दिखाएगी। और भारत की हर बेटी उनके साहस की कहानी दोहराएगी, उनकी साहस की कहानी दोहराएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त। वंदे मातरम। बिल्कुल, बच्चों को लेकर जो आपने मार्गदर्शन दिया है, एक तरह से संकल्प दिलाया है, अध्यात्म भी हो, संस्कार भी हो, और जो आजादी के बाद जो भारत की उन्नति है, तरक्की है, उसमें जो है संस्कार जो है बचपन से ही मिलना चाहिए। तो हम लोगों का सकारात्मक संकल्प क्रांति वर्ष 2026 चल रहा है, और हम लोग 15 अगस्त को भी संकल्प लेंगे, लेकिन 80वां आजादी वर्ष है, तो मैं चाहूंगा कि आरजेसीएस जो है वो कम से कम 80 संकल्प ले लें अलग अलग तरीके से। जैसे कि ब्लड डोनेशन अवेयरनेस का प्लेज हम लोगों ने 24 जुलाई को ऑनलाइन ले लिया है, लेकिन फिजिकली इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दिल्ली में, वहां हम लोग मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल में, और वहां पर फिजिकली हम लोग जाकर संकल्प लेंगे। कुछ आरजेसीएस जो है वो ब्लड डोनेट भी करेंगे, क्योंकि खून तो बनाया नहीं जा सकता है। तो आजादी के पर्व पर इस तरह की चीजों के लिए संकल्प लेना मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव चीज है। और भी लोग संकल्प ले सकते हैं। आप लोग भेजिएगा कि आप क्या संकल्प ले रहे हैं। रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट अगर आप संकल्प लेते हैं ऐसा, तो 31 दिसंबर को नाम की घोषणा होगी। और जितने भी को होस्ट हैं वो अगर सुन रहे हैं, तो 16 अगस्त को जो प्रोग्राम होगा शाम को 7 बजे से, उसमें हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर देंगे। जितने भी को होस्ट हैं, 15 दिनों तक लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, वीडियो संदेश, ऑडियो संदेश, या फिजिकल वेबिनार और फिजिकल कार्यक्रम। डीएमई में जो मुख्य कार्यक्रम हुआ था उसमें भी काफी अच्छा लगा। वहां पर मुझे याद आता है, जो बच्चों के संस्कार की आप बात कर रही हैं, उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी जो हैं, वो हम लोगों के पॉजिटिव ब्रांच के ऑनररी इंचार्ज हैं। और इनकी जो नातिन है उसको मौका दिया गया, और उसने परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार, वीडियो देखने पर पता चलेगा कि मेरे ख्याल से कितने 5 साल की होगी शायद, मुझे लग रहा है, और लेकिन उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो मेरे मन में आया कि यूथ अवार्ड, गणतंत्र दिवस पर जो 8वीं किताब आएगी उसमें हम लोग यूथ अवार्ड नया शामिल कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने यूथ अवार्ड नहीं दिया था, वहां पर लगभग 100 युवाओं के साथ इंटरेक्शन हुआ था। तो अब क्या है, संकल्प का ये वर्ष है, तो नए नए संकल्प हम लोग लेते जा रहे हैं, उसमें से यूथ अवार्ड जो है ऐड कर रहे हैं हम लोग। उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी, बताइए उसकी उसकी भावना क्या थी, परफॉर्मेंस कैसे किया, कैसे तैयारी की, और भारत में क्या योगदान उसका हो रहा है। इतनी छोटी से आरजेएस पीबीएच परिवार की सदस्य बनी है, वो कितने साल की उम्र है उसकी, किस क्लास में पढ़ती है? जय हिंद। मानुषी जो है अभी 5 साल की होगी 30 तारीख को। 30 को उसका बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, तो 5 साल की होगी अभी। और आपको बताएं उसका राष्ट्र के प्रति उसकी भावना जो है, 2 साल की उम्र में जब हम इसको वाघा बॉर्डर पे ले गए थे, जब हमारे वहाँ के फौजी भाई जो है जब अपना परेड दिखाया और उसमें जब राष्ट्रीय गान था, तो उसको 2 साल की उम्र में शरीर में इतनी एनर्जी आ गई, उसने पूरा एकदम से उसको लगा जैसे खून खौल रहा है, इस तरह से उसने वहां प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तब से मैंने उसको देखा, जो नहीं, इसको राष्ट्रीय भावना बहुत ज्यादा है, राष्ट्र के प्रति इसको बहुत ज्यादा है। तो अब जो है आरजेएसएस का जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें सबसे आगे रहती है। जब हमने पॉजिटिव मीडिया ब्रांच नोएडा में खोला, उस समय भी वो सबसे आगे आके बुक्स को लॉन्च कराई। और हमेशा जो है, अभी जो हुआ है स्टेज पे हमने 7 तारीख को कराया था, थोड़ा सा ट्रेनिंग तो दिलाई थी उसको, उसके टीचर भी थे, लेकिन हमारा प्रोग्राम उसका जो है पहले रख दिया तो वो थोड़ा घबरा गई थी।
अब 5 साल की ही तो बच्ची थी। जब सारा कुछ हो गया, लास्ट में जब हमारा विसर्जन का टाइम था, प्रोग्राम खत्म होने का, तब उसको जोश आया तो उसने डांस करना शुरू कर दिया उन बच्चों के साथ। और बाकी जब बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा, वीडियो में उसने जो है अपनी प्रतिभा दिखाई है। आगे चल के उसको पूरा राष्ट्र के प्रति उसकी समर्पिता को देखते हुए, और मुन्ना जी भी उससे बहुत प्रभावित हैं, और बहुत हमारे आरजेशियन जो है बहुत प्रभावित है। और आज जी हाँ। उसमें जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजय वर्मा जी, और हाँ। सुष्मिता जी हैदराबाद से हैं, और बाकी जो है रश्मि चौबे जी हैं, और मुक्ता कौशिक जी तो जय हिंद उदय शंकर जी। उदय हैं। शंकर जी, उदय शंकर जी, जी बात को आगे बढ़ाते हैं। विजय वर्मा जी, आपका भी स्वागत है। आप तो हमारे पहले को ऑर्गेनाइजर रह चुके हैं, और आशा है कि आगे भी हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। 7वीं किताब रिलीज हुई थी, तो जो कि 212 पेज की है। आप सोचिए कि इतने कार्यक्रम, लगभग 100 कार्यक्रमों की एक दस्तावेजीकरण जो है वहां किया जा रहा है ना। तो उसको आप कुछ, नीति अरोड़ा जी को होस्ट हैं आज, कुछ कहना चाहती हैं क्या? जैसे कि अभी श्रीमान उदय शंकर जी की नातिन की बात हुई, तो आज के इस पर्व पे मैं इसी बात के ऊपर थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि बीइंग अ सिंगल मदर, उस डॉटर का ब्रॉट अप हो रहा है। एंड इसी चीज को हम देखते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट या विमेन कैसे अपने आप को हर चीज में आगे बढ़ा रही हैं। राइट फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट आप देखिए कि वो घर को भी बैलेंस करती हैं, सोसाइटी को भी बैलेंस करती हैं, पॉलिटिकली भी आगे हैं, लीडरशिप में भी आगे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि नॉट इवन अ सिंगल मदर इज स्टेपिंग आउट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो पीछे नहीं कर रही, बल्कि वो दो तरफा काम कर रही हैं। इस समाज में हर औरत अपने घर को भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है। दिस इज अ ब्लेसिंग टू अ विमेनहुड। सो मेरा आज की इस डिस्कशन में भाग लेने का सबसे बड़ा यही है कि हमें अपने यूथ को इस तरह से और आगे लाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। यहाँ तक कि इसमें फैमिलीज का भी ऐसे योगदान होना चाहिए कि हमें गर्ल चाइल्ड को प्रेफरेंसेस देनी चाहिए। आई रियली थैंक गिव अ रियली वोट ऑफ थैंक टू पीएम मोदी, जिन्होंने गर्ल्स के लिए इतनी न्यू स्कीम्स निकाली हैं, जैसे कि मिशन शक्ति हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति वंदना और वुमेन लेड डेवलपमेंट, जिसमें ₹5 लाख करोड़ का जेंडर बजट अलोकेशन किया है हमारी सरकार ने, जो कि फ्यूचर ईयर 2026 से लेकर 27 तक है। तो हमें अपनी सरकार को भी इसके लिए वोट ऑफ थैंक्स करना चाहिए, स्पेशली पीएम मोदी को, जिन्होंने नारी और वुमेन पावरमेंट के लिए स्पेशल अपना योगदान दिया है। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती रश्मि जी को, वो आए और कुछ अपने विचार इस वीरांगनाओं के बारे में व्यक्त करें। बहुत बहुत श्रीमती रश्मि जी। नीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आरडीएस पॉजिटिव इंडिया के तत्वावधान में अगस्त क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में आजादी के पर्व अंतर्राष्ट्रीय पखवाड़ा में रविवार या महिला विशेष वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है भारतीय वीरांगनाएं, क्रांति की चिंगारी और स्वतंत्रता का उदय। इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर रश्मि चौबे आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय डॉक्टर हरसिंह पाल सर का, श्री उदय कुमार मालना जी का, और यहाँ के संयोजक, आयोजक और आप सभी बहनों और भाइयों का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर सादर आमंत्रित किया। उसके लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आज मुझे एक बहुत अच्छे विषय पर कुछ बोलने का मौका दिया आपने मुझे। भारतीय वीरांगनाओं के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे माखनलाल चतुर्वेदी जी की वो पंक्तियां याद आ गई कि मुझे तोड़ लेना बनवारी, उस पथ पर देना तू थे, मातृभूमि पर शीश नवाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। और मुझे मेरे रोंगटे से खड़े हो गए। आज आदिवासी दिवस भी है, और हमारी राष्ट्रपति जी वहीं से उसी क्षेत्र से आती हैं, लेकिन मैंने सोचा सर्वप्रथम मैं आदिवासी जो महिला है जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थी उनको नमन करना चाहूंगी। रानी लियू जी मणिपुर नागालैंड से एक आध्यात्मिक नेता थी, और फूलो जानू झारखंड से संताल विद्रोह में नेतृत्व किया जिन्होंने। सुशीला सामंत झारखंड से तथा सांडी सावर उड़ीसा से, कंकललता बरुआ असम की,
मृत्युवाहिनी सेना से झंडा फहराते हुए शहीद हुई। भीमा नायिका मध्य भारत भील विद्रोह नेतृत्व में भाग लिया। ऐसी अन्य अनेक महिलाएं होंगी जिनके ना तो हमें चेहरे याद हैं और ना ही नाम पता होंगे, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों तक का बलिदान उस समय दे दिया जिससे कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना सकते। स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। नारी स्वतंत्रता संग्राम में कैसे पीछे रह जाती। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जैसे कि मुक्ता जी ने भी दोहराई हो कि बुंदेली हर बोलों के संग सबने सुनी कहानी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। 1857 की जो लड़ाई का नेतृत्व झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लक्ष्मीबाई जी का जन्म, मैं चूंकि मध्य प्रदेश से भी हूँ इसलिए मैं वहां से उनसे दिल से और ज्यादा जुड़ गई कि नवंबर 1928 को मोरपंथ तांवी जी के परिवार में उनका जन्म। उनका माँ का नाम भागीरथी था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था, लेकिन मनु कह के उनके पुकारते थे। 14 वर्ष की उम्र में उनका 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह हो गया और विवाह के पश्चात वो उन्हें पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ माह ही वह पुत्र जीवित रहा। तो और उसके पश्चात 1853 में राजा की भी मृत्यु हुई, जिससे कि जनता शोकाकुल हो गई। अब यहाँ पर आता है कि अंग्रेजों की जो फूट डालो जो नीति थी, फूट डालो राज्य करो की हड़प नीति थी, उसके उस जो चंगुल में वो भी फंसी कि उन्होंने एक पत्र लिखा कि दामोदर राव को उत्तराधिकारी बना दिया जाए, परंतु अंग्रेजों ने माना नहीं इसे और उनको इससे धक्का लगा और झांसी पर अंग्रेजों ने राज्य कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई को पेंशन देने की योजना बनाई, परंतु उन्होंने पेंशन को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा मैं झांसी नहीं दूं। और 7 मार्च 1854 में अंग्रेज झांसी को अधिकार में लेते हैं और रानी पेंशन से इनकार कर देती है। यहीं से कहीं ना कहीं जन्म हुआ 1857 की क्रांति का। अब जब अनेक राजा रानियां इस तरह की जो अंग्रेजों की नीति थी उनमें उलझे हुए थे और सब परेशान थे, उसी समय तात्या टोपे, मर्दल सिंह, बहादुर शाह, बेगम हजरत महल, अमृतसर सिंह बेगम, जीनत महल, अजीमुल्ला आदि के साथ रानी ने एक योजना बनाई और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। अब जब 23 मार्च 1857 को जब अंग्रेज सेना झांसी पर कब्जा करने आई, तो इनकी एक दासी थी, मतलब इनके सेना में एक झलकारी देवी थी। मैं झलकारी देवी का इसलिए ये कहानी सुना रही हूँ कि ऐसी कई देवियां होंगी जिनको हमें नाम ही पता नहीं। झलकारी देवी ने रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण करके अंग्रेजों को भ्रमित किया और उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ये इनकी जो सेना थी उनका दुर्गा दल का नेतृत्व करती थी। 1830 में उनका झांसी में ही जन्म हुआ था, झांसी के एक गांव में, और उनके जो पति थे वो भी सेना में ही थे राजा की। परंतु ऐसी ऐसी कई जो रही होंगी झलकारी देवी जैसी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यहाँ पर झलकारी बाई की जयंती भी मनाई जाती है और ये बहुत प्रसिद्ध हुई और वहां पर एक तरह से पूजनीय महिला बन गई, वहां के जो समुदाय को पूजता है। परंतु अब मैं आती हूँ जो नेतृत्व करने वाली रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने अपनी पीठ पर अपने पुत्र को बांधा। सोचो वो महिला कैसी लड़ी होगी जब महिलाएं मतलब रण कम रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी पीठ पर बांधते हुए, घोड़े पर सवार होते हुए, उन्होंने अपनी वीरांगना इतनी थी कि उन्होंने 7 दिन तक युद्ध चला, लेकिन वहां के सेनापति ने कहा कि तुम अब यहाँ से निकल जाओ। वहां पर उसके बाद उन्होंने ग्वालियर किले पर कब्जा किया और वहां पर रही कुछ देर, लेकिन अंत में अंग्रेजों के हाथ से वो नहीं मरी। उन्होंने अपने आप को उनको छू तक नहीं सके अंग्रेज, इसीलिए वो कहते हैं, इनको कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। और इनके जो चरित्र है उससे हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है कि उनके पास क्या पावर थी। उनकी सेना भी बहुत कुछ अंग्रेजों के पास हो गई थी, कुछ छोटी सी टुकड़ी बची थी, लेकिन उन्होंने अपना आत्मविश्वास और साहस नहीं खोया। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और बच्चों को तो क्या, महिलाओं को भी सिखाना चाहिए कि हम साहस एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसके माध्यम से हम कितनी बड़ी बड़ी जंग जीत सकते हैं। अंत में उनका घोड़ा भी लड़खड़ा गया और तब भी वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आई और उन्होंने अपने अंत में प्राणों का बलिदान दिया।
उनको नमन करते हुए मैं चलती हूँ। ऐसी एक नहीं अनेक हमारे यहाँ रानी है, अवंतिका बाई हुई है, जिन्होंने कि राजाओं और जमींदारों माल गुजारों का एक सम्मेलन किया। उसका नेतृत्व बाद में उन्होंने ही संभाला और अंत में अंग्रेजों की गोली से उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया। वैसे ही 1817 में भारतीय वीरांगना भीमाबाई होलकर इंदौर हुई, जो उन्होंने छापामारी की, खजाना लूटा। चेन्नम्मा कर्नाटक की थी 1824 की। उन्होंने भी मतलब अन्य अनेक रानियां थी। लखनऊ की बेगम हजरत महल, वीरांगना कुलई शिवगंगा, वीरांगना उदा देवी, ऐसी मणिबेन पटेल, अकम्मा चेरियन और मातंगी हाजरा। कुछ ने अपने स्वयं के ऊपर तेल डालकर जहाँ हथियार रखे रहते थे वहां पर पहुंचकर स्वयं को ही आग लगा दी, जिससे कि खजाना की खजाना नष्ट कर दिया। कुछ ने छापा मार के खजाने लूटे अंग्रेजों के। ऐसे ही अन्य अनेक सरस्वती जी, बंगाल की शांति घोष, उषा मेहता जी, क्रांतिकारी प्रीतिलता वांदेदार और आदि अन्य। लेकिन 19वीं शताब्दी के आते आते जब गांधी जी आ गए तो आंदोलनों का रुख और पलट गया, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आज की भी जो आज की जो गोष्ठी है अगस्त क्रांति पर, उसमें करो या मरो का नारा था। तो गांधी जी के आते ही जन सामान्य की महिलाएं भी उसमें आंदोलनों में जुड़ने लगी। और ये बहुत बड़ी बात थी कि जो प्रभात फेरी निकलती थी उसमें बालिकाएं भी शामिल होती थी और एक तरह से पूरी जनता। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर आधा पुरुष है और आधी जनता स्त्री है, तो स्त्री खाना बनाकर भी अगर दे रही है तो कहीं ना कहीं उस तरह से आंदोलन में सहायता ही हो रही। तो मैं मतलब मेरा मानना ये है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हर स्त्री कहीं ना कहीं आंदोलन में शामिल थी। उसको हम इस तरह से देख सकते हैं। और हमें आज यही स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए कि अगर वो गृहस्थ जीवन भी जी रही है, हाउसवाइफ भी है अगर, तो वो भी कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को, आप अपने पति को भ्रष्टाचार करने से रोक सकती हैं। उसको इस तरह का इंसान बनाइए कि वो देश में एक अच्छे काम करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप घर में रह के आप विचारों का युद्ध कर सकती हैं और आप विचारों का परिवर्तन कर सकती हैं और उससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्रांति ला सकती है एक महिला। उसके पश्चात हमारे साथ थी कस्तूरबा गांधी जी, जो समाज सेवी महिला थी। उन्होंने शिक्षा के लिए और स्त्री सशक्तिकरण के लिए बहुत कार्य किए। सरोजनी नायडू हुई और महान कवियत्री भी थी ये, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली अध्यक्षा थी। मीरा वेल थी, भीकाजी गामा थी, जो कि जर्मन में जाकर उन्होंने भारत का झंडा फहराया, इसलिए इनको भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। अनुसुईया बाई जी काले थी महाराष्ट्र से। दुर्गा देवी जी ने भी हथियारों के लिए काम किया। सुचित्रा कृपलानी जी थी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही। विजय लक्ष्मी पंडित जी ने भी बहुत काम किया। और अरुणा आसफ अली जी थी, मीडिया पब्लिकेशन का हाउस की व्यवस्था की इन्होंने। और यहाँ पर मुझे, चूंकि यहाँ मीडिया का कार्यक्रम है रेडियो के लिए, इन्होंने उषा मेहता जी ने बहुत काम किया। जब यहाँ पर आंदोलन हुआ तो वो रेडियो से हर समाचार दूर दूर तक पहुंचाने की प्रयास किया उन्होंने आंदोलन में भाग लेकर। तो कई महिलाएं थी जिनका यहाँ पर मैंने सबका नाम लेना इतना समय में नहीं बता सकती, लेकिन हमें उनसे आज इस कार्यक्रम का विषय बहुत ही उत्तम है और मैं धन्य हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें नमन करने के लिए एक समय देता है, जो कि हमारी माताओं के रूप में रहा। यहाँ पोस्टर पर भी एक माता पिता जैसे श्रद्धा भाव जागृत हो जाते हैं पोस्टर को देख के ही। तो आपने आदरणीय सभी ने जिन्होंने ये विषय रखा, और तो एक बहुत खूबसूरत माहौल है। और आदरणीय सर ने कहा कि खून बन नहीं सकता, तो हमें खून दान करना चाहिए। ऐसे ही ऑक्सीजन बन नहीं सकती, कोरोना काल में हमने देख लिया है। हमें पौधे लगाने चाहिए, और पौधे सिर्फ लगाने ही नहीं चाहिए बल्कि उनको बड़े होने तक उनकी देख रेख करना चाहिए। और बहुत सुंदर आयोजन है। यहाँ मैं कई संस्थाओं से इस तरह की जुड़ी हूँ, जहाँ अनेक कार्य चलते रहते हैं इस तरह के। लेकिन आपकी संस्था में जुड़कर, सर के विचारों को सुनकर मैंने पाया कि इस संस्था से जुड़कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई आज के। और मैं चाहूंगी इससे बच्चे, महिलाएं नहीं, सभी प्रेरित होकर
और अच्छा हमारे देश के लिए कार्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। जी रश्मि चौबे जी, जल्द बिल्कुल, बहुत आपको अच्छा लग रहा है तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम से आप जुड़ी, जी पहली बार आई हैं, जी जी तो चंद लाइन आगे हम लोग और मिलकर काम करेंगे। ताकि सब मैं नितिन गौड़ा जी आपको मैं आमंत्रित करूंगा। जी धन्यवाद। उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि कस्तूरबा गांधी जी की चर्चा की डॉक्टर रश्मि चौबे जी ने, और करो या मरो का जो गांधी जी ने घोषणा करी थी 8 अगस्त की रात को, जी जी गांधी जी पे वारंट जारी हो गया, ये तो जाहिर सी बात है। तो हुआ क्या था और स्त्री का कैरेक्टर कैसे सामने आता है, उसका एक जीवंत उदाहरण इस समय देना चाहेंगे। गांधी जी को पकड़ने के लिए वारंट का जो कागज पुलिस वाले लाए थे, उसमें बापू, मीरा बहन और काका को पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जाने का यानी गिरफ्तारी का हुक्म था। लेकिन बा और प्यारेलाल जी के लिए उस कागज में विचित्र फरमान था, लिखा था ये लोग बापू के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन ना आना हो तो उनको छूट है। ये जेल यात्रा आखिरी की है। ये अंदाज सबको हो गया था कि अंतिम जेल यात्रा में बापू के साथ रहने का मौका मिल रहा है। ये देखकर मीरा बहन खुश हो रही थी, लेकिन बा के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। बा ने बापू से पूछा इस हुक्म का क्या अर्थ है, तो बापू ने अर्थ समझाकर पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, मैंने जेल तुम जाना चाहती हो हमारे साथ। बा ने कहा कि आप ही कह दीजिए ना। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मेरी इच्छा पूछती हो तो मैं चाहूंगा कि अभी मेरे साथ चलने के बदले शिवाजी पार्क, उस समय अगस्त क्रांति आज कहा जाता है, शिवाजी पार्क में मेरे लिए जो सभा रखी गई थी, उस सभा में मेरी ओर से तुम भाषण करो और स्वतंत्र रूप से पकड़ ली जाओ तो अच्छा होगा, लेकिन मेरे साथ चलने की इच्छा हो तो मैं मना नहीं करूंगा। तुम्हें अलग से पकड़ने पर सरकार मेरे साथ तुम्हें न रखे, यह भी संभव है। ये सब सोचकर निर्णय करना चाहिए। तो कस्तूरबा के सामने कठिन पेच खड़ा हुआ। एक तरफ सारी जिंदगी का सवाल था, जेल में बापू जिंदा रहेंगे या नहीं, इसमें भी शंका थी। फिर से बापू से भेंट हो सकेगी या नहीं, ये भी अनिश्चित था। दूसरी तरफ बापू की इच्छा का प्रश्न था। लेकिन इस प्रसंग को बताने में जो रोमांच हो रहा है, जो मतलब भावनाएं हिलोरे मार रही हैं, बापू जो कस्तूरबा थी तुरंत गंभीर स्वर में कहा, मेरी इच्छा पूछोगे तो इस समय आपके साथ रहना मैं पसंद करूंगी, लेकिन उससे भी अधिक आपकी इच्छा पूरी करना मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए रुक जाती हूं और आपको जहां पर सभा करना है वहां मैं आपके इच्छा अनुसार, इसी को कहते हैं पतिगामिनी, अनुगामिनी। रामायण में क्या हुआ, यही हुआ। सीता जी ऐशो आज आराम छोड़कर पिता की आज्ञा से जब रामचंद्र जी को वनवास 14 साल जाने का हुआ तो अनुगामिनी हो गई। हमारे आरजेएस पीबीएच की प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय श्रीमती जनक दुलारी देवी जी ने इस बात को एक संदर्भ में कहा था कि पत्नी का सुख ऐश और आराम में नहीं है, पति के साथ रहने में है। तो ये सब जो संस्कार हैं, ये सब हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ कार्यक्रम तो महज एक बहाना है, दरअसल आरजेएस पीबीएच को एक संस्कारी परिवार बनाना है। जी नीति अरोड़ा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसे कि एक पारिवारिक रूप में एक औरत को आगे बढ़ाना, मतलब उसका काम यही है कि संस्कारी रूप में अपने पति के कार्यभार या हैंड टू हैंड, मेन एंड वीमेन आर वर्किंग हैंड टू हैंड। तो आज इस मंच पे अगर मैं भी हूं तो अपने पारिवारिक ढंग से, शायद ये मेरा कॉपरेशन मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, और विद ब्लेसिंग्स ऑफ माय फादर इन लॉ जिनका मैंने पीछे प्रोग्राम भी किया, यही मैं एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ आज के यूथ के लिए। बट मेरा एक प्रश्न है श्रीमती स्वीटी पॉल जी, जो मेरी को होस्ट है, और रश्मि जी, दोनों से। जैसे मैं कहना चाहूंगी कि ट्रू एम्पावरमेंट इज नॉट सिंपली गिविंग वुमेन अपॉर्चुनिटीज, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ सोसाइटी वेयर अ गर्ल कैन ड्रीम विदाउट फियर, learn without limits, work without dignity, and learn and lead with confidence, जो कि खुद
आत्मसमर्पण से नहीं, अकेले दौड़ से नहीं, एक अच्छे संचारू रूप के पारिवारिक ढंग से है, जहां आपके पारिवारिक ढंग में पति का, बच्चों का संलग्न होना निर्भर करता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दोनों से इंडिविजुअली कि हम अपनी सोसाइटी में आज वुमेन को क्या संदेश दे सकते हैं कि वो दोनों बैलेंस परिवार के साथ मिला के करें, ताकि कोई आगे उनके फ्यूचर में दिक्कत ना आ सके। मेरा आप दोनों से इंडिविजुअली इसके ऊपर एक ये प्रश्न है, तो आप हमारे समाज में, अपनी सोसाइटी में इसके बारे में कुछ व्यक्त करें। श्रीमती रश्मि जी, फिर मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमती स्वीटी पॉल जी को। जी जी, बहुत धन्यवाद। देखिए, हम सोसाइटी में जब हम जीवन जन्म लेते हैं तब से ही हमारी एक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अब जिसमें हमारे संस्कार बहुत मायने रखते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जीवन मतलब हम जॉब करते हुए भी और हम अपने, आपका एक प्रश्न एक बार संक्षिप्त रूप से मेरे को एक बार और बोल दीजिए, जिससे मैं अच्छे से आंसर दे सकूं। मैं इस सोसाइटी में आज की गर्ल्स चाइल्ड या विमेन को ये संदेश दिलवाना चाहती हूँ या ये जानना चाहती हूँ कि खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल नहीं कैरी होती, उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए परिवार का योगदान जरूरी है। हाँ, अभी मेरा एक वक्तव्य था कि बच्चों के माँ बाप से बिगड़ते रिश्ते, इस पर मैंने अपना वक्तव्य दिया था विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान में। तो मैंने यही कहा था कि सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं रहती, माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी रहती है। अब अगर वहां पर लोग कह रहे थे कि माँ की जिम्मेदारी ज्यादा रहती है, लेकिन अगर घर में एक आदमी भी शराब पीकर आएगा या गाली गलौज करेगा तो वहाँ क्या संस्कार मिलेंगे वहां के बच्चों के? या तो वो डरे सहमे हुए बैठे रहेंगे, उसका उनके जीवन बिल्कुल में सही। आगे जाकर असर पड़ेगा। तो माँ अकेले नहीं संभाल सकती। माँ कुछ चीजें दे सकती है, लेकिन बराबरी चीजें पिता की भी रहती हैं। तो अगर वो बाहर जाता है तो एक बच्चे को एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हमारा बैक सपोर्ट है, हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारे माँ बाप हमारे सहयोगी होंगे, और संस्कार ऐसे डालें कि वो इस तरह के कोई कार्य ही ना करें। और अगर हो जाए उनसे तो इतना विश्वास होना चाहिए कि बच्चे आकर घर पर आपसे शेयर करें। और वो शेयर कब करेंगे, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा, शेयर तब करेंगे जब आप उनको वो लेबल दोगे, वो कॉन्फिडेंस दोगे कि हम कुछ बताएंगे तो यहाँ से इस तरह का रिएक्शन ना आएगा कि हम तहस नहस हो जाएंगे। उनको वो स्तर दो कि बच्चे के अगर गलती भी हो जाए तो वो बच्चा आके शेयर करे। वहां पर मैंने 3 अवस्थाएं बताई थी कि बचपन में बच्चे को बिल्कुल खेलने दो, गलती करे तो करने दो, आकर बताए कि मेरे से ये टूट गया। वहां से एक आत्मविश्वास जागृत होता है, एक दिल दिल उसका कहता है कि हाँ मैं पेरेंट्स से शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद आता है एक नियम कि उसका टाइम टू टाइम काम करने का एक शेड्यूल बनाओ, और खेलते खेलते अच्छे अच्छे से वो उसका शेड्यूल बन जाए, जिससे आगे जाके फिर वो डिस्टर्ब ना हो। वो मीडिया भी अगर देखता है, अपना मोबाइल भी देखता है, तो हो सकता है संडे का हो सके 1 बजे से शुरू करो, 1 बजे तक नहीं देखेगी, तब तक उसकी दिनचर्या अपनी एक लेवल तक आ जाएगी। और ऐसे ही जब वो 12वीं क्लास में बच्चे आते हैं, जब 10वीं 11वीं 12वीं में जब उनको एक चुनाव करना रहता है किस क्षेत्र में जाना है, तो उनको चुनाव करने के लिए छूट दीजिए। अगर आप अपने बोझ ला देंगे, जिंदगी भर तक आपकी लड़ाई का एक मुद्दा मिल जाएगा उन्हें। आप उनको खुली छूट दीजिए, कम कमाएगा लेकिन खुशियां ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में खुशियों से बहुत कुछ होता है, सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता। तो वो उसको अपने विषय चुनने दीजिए, जिससे कि आगे जाकर वो बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सके, समाज को कुछ दे सके, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दे सकता है, क्योंकि बच्चा आप माँ बाप की अकेली संतान नहीं होता, वो समाज और देश की और राष्ट्रीय स्तर पर भी वो अपनी एक पहचान बना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बहुत बोल सकती हूँ लेकिन समय सबका चला जाएगा। धन्यवाद। आपका माइक बंद। बहुत स्वीटी बहुत पॉल जी, धन्यवाद। अब मैं स्वीटी पॉल जी, आपसे भी ये सवाल नीति जी ने पूछा। आवाज नहीं आ रही। जी बोलिए। बोलिए स्वीटी पॉल जी। जी, 1 मिनट। आवाज आ रही है, आप बोलिए, आप डिस्टर्ब मत होइए, आपकी आवाज आ रही है। आप हाँ, आई बिल्कुल। एम सॉरी, आज मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो नहीं अब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप अरे पता कंफ्यूज नहीं मत होइए। आपकी अब मेरे को आवाज लगा कविता परिहार जी तक पहुंच रही है, नागपुर तक। ओके,
ठीक है। हाँ ठीक है। पहले तो मैं मुक्ता जी और मैडम रश्मि जी को सॉरी बोल रही हूँ कि मेरे नेटवर्क की वजह से मैं पूरा वो नहीं कर पाई, नहीं, लेकिन ये मैं सुन रही हूँ आपका प्रोग्राम। कोई की आवश्यकता आप लोगों ने बहुत अच्छा नारी उस पे बोला है और बताया है। मेरा आप लोगों से जो मेरा अपना अनुभव है, और आपने भी जो बोला है ना, बच्चों को भी हमने प्रोत्साहन करना है, देना है, करना है, राइट। और पहले की महिला में और आज की महिला में बहुत फर्क आ गया है। जो चीजें मैंने देखी है और मेरा अपना अनुभव है, पहले की औरत जरूर हमारी, क्या कहना चाहिए, बेड़ी में जकड़ी हुई थी। वो परिचार दीवारी में रहती थी, पति के अधीन रहती थी, फैमिली के अधीन रहती थी। लेकिन उस समय जो था, वो अपने बच्चों को पूरा टाइम देती थी। अपने बच्चों को खिलाना पिलाना, अपने बच्चों के लिए वो क्या, जो लव होता है ना, ट्रू लव होता है, वो माँ का मिलता था बच्चों को। एक तो मैं डिफरेंस भी बताती जा रही हूँ आपको साथ में। लेकिन आज की माँ क्या है, आज की माँ जो है वो निकल तो जरूर चुकी है बाहर, उसको पैसा भी कमा रही है, सब कुछ कर रही है, अपने परिवार को भी देख रही है। पहले तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस यही है कि नारी हर युग में जो है बहुत जबरदस्त सहयोग दी है। नारी एक ऐसी ढाल है, एक ऐसी दूरी है, जो बचपन से लेके मरते दम तक हर रिश्ते को निभाती है। तो यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आजकल जो है हमारे टाइम में, जैसे अब हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, और भी बहुत ही ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत किया है। और पहले की महिला, एक तो हमारी जो प्रथाएं थी वो बहुत गलत थी। घूंघट प्रथा थी, बाल विवाह था, और सती सती कर दिया जाता था। तो ये सब चीजें जो थी वो पुराने समय में थी। उस समय महिला बोल नहीं सकती थी, लेकिन बाद में वो कहते हैं ना, भगवान गॉड इज ग्रेट, भगवान तो बहुत ग्रेट है, भगवान तो देखता है ना। क्योंकि भगवान को पता है, प्रभु को पता है, कि माँ भवानी को पता है कि मैंने औरत को नीचे इसलिए भेजा है कि वो सृष्टि रचे। और नीचे आके क्या होता है कि महिला की जब इम्पोर्टेंस कम होती है ना, तो भगवान भी इस पे थोड़ा सा बुरा मानते हैं। और फिर भगवान उनमें से ही कुछ ऐसे, वो खुद तो आते ही नहीं, कुछ महिलाओं में ऐसे रूप बना देते हैं कि चलो भाई नीचे चलो, कुछ काम करो। तो एक तो मेरा ये अपना बड़ा एक्सपीरियंस है कि आपको जिस रूप में लोग देखना चाहते हैं, आप उस रूप में सामने आ जाइए। अगर आपको ममता का रूप समझ में आ गया तो बहुत ही वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। और अगर नहीं आ रहा तो आपको चंडी भी आपको बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका अपना विकास है। अगर आप अपने विकास की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और बच्चों को हमारे क्या है, अगर पहले की माँ अगर बच्चे को थप्पड़ मारती थी ना, तो कोई बोलने वाला नहीं होता था। आज का बच्चा क्यों बिगड़ गया है? क्योंकि माँ ही बिगड़ी हुई है। मैं ये नहीं कह रही आज की माँ बिगड़ी है, मैं भी एक सर्विस वूमेन रही हूँ, मैंने भी नौकरी करी है 40 साल, अपने बच्चे को भी पाला है, और भी बच्चों को बहुत कुछ दिया है, संभाला है। तो मेरे को यहाँ जो है ना, आज जो ये मैंने विषय लिया है नारी का इतना इम्पोर्टेंट रोल है, जो हमारे समाज में उनको, लोगों को, पुरुष प्रधान को भी मानना पड़ेगा। उसको किसी ने राइट नहीं दिया कि एक सुबह से शाम तक लेडी काम करके आए, फिर आप उसके साथ अत्याचार करें। वाह, क्यों करेगी वो? क्यों सही? और फिर वो घर में घुसते ही उसको, वो नौकरी भी कर रही है, पैसा भी कमा रही है, उसका पहला एक्सप्रेशन यही होता है घर में घुस के कि मेरे पति को, मेरे बच्चे को खाना देना है, मेरी माँ को खाना देना है। मैंने इससे पहले माता पिता पे भी बहुत एक वो किया था प्रोग्राम, जिसमें मैंने कहा था माँ बाप की भी इम्पोर्टेंस बहुत है। आप माँ बाप को लेके चलेंगे तो आपके बच्चे खुद सुधर जाएंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मेरी माँ कर रही है तो मुझे भी इनका करना है। और आजकल तो बच्चों को पता ही नहीं कि माँ बाप होते क्या चीज है। क्यों? क्योंकि वो हमने बिगाड़ा उन बच्चों को। हम उन्हें, उनको समय से पहले, पहले कोई माँ बाप पैसे नहीं देते थे। माँ बाप क्या करते थे, अपने 2 जोड़ी कपड़े ऊपर से नीचे तक पहनता था। आजकल क्या है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। हमारे टाइम में तो ब्रांडेड होता ही नहीं था। आज का बच्चा ब्रांडेड के पीछे भाग रहा है, समय से पहले वो घर से बाहर निकल गया। उसकी स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत तरह की आदतें पड़ गई हैं। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में नोट है। और क्यों नोट दिए जा रहे हैं माँ बाप को? जो ये भी जो दूरी है ना, ये माँ को ही दिया जाता है, बाप को नहीं कहे कोई कहता, सिर्फ माँ को ही कहते हैं कि इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि पिता ने उसको बर्बाद कर दिया। पिता उसको दे देता है, वो कहता है कोई बात नहीं, तेरी माँ कह रही है तू ले ले। तो आज के टाइम में ना, जो ये विकास हो गया है ना, ये मैं दोनों का कंपेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हम पहले वाले टाइम में बहुत खुश थे। कम से कम अपने माँ बाप के पल्ले से तो, मतलब नजदीक तो बैठते थे, प्यार तो मिलता था। आज के बच्चे को तो, आज से तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पता है कि ये तो पैसा देंगे, इनकी वो मजबूरी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज अपनी जितनी भी बहनें मुझे सुनिए, जो प्रोग्राम है, और आप इतने बड़े लोग आए हैं मेरे साथ,
मैं उनसे सिर्फ यही, आपने भी अभी बोला कि बच्चों को हमें खुद देखना है, क्योंकि माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और ये जो संसार है, जो सृष्टि है ना हमारी, ये सिर्फ औरतों के ऊपर चल रही है, नारी शक्ति पे चल रही है। यहाँ मैं एक बात और भी आपको बताना चाहती हूँ। पहले समाज में औरत के साथ अत्याचार होते थे तो कोई नहीं बोलता था, अड़ोस पड़ोस कोई नहीं बोलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले दहेज प्रथा भी बीच में आई थी, जिसने कितने लड़कियों को, कितने माँ बाप की कमाइयों को खराब किया, बच्चों को छीन ली, बेटियों को छीन लिया उनसे। वो प्रथा अब खत्म हो गई। लेकिन अब क्या हो गई, अब एक नई प्रथा हो गई है। अब वो क्या करते हैं, लड़के बच्चे एक साथ काम करते हैं, वो शादियां कर लेते हैं, फिर 6 महीने के बाद टाटा बाय बाय कर देते हैं। वो वाली चीज क्यों खत्म हो रही है? और पहले की नारी 100 साल तक पति पत्नी जीते थे, क्यों? क्योंकि उनको संस्कार दिए जाते थे। तो मैं, मेरे यहाँ पे उपस्थित सभी से महिलाओं से एक ही सवाल है कि इस चीज को हम अपने को कैसे डेवलप करें, अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि बेटा पैसा तो है, लेकिन हम तो आज दे देंगे, कल क्या फ्यूचर है? कल का तो फ्यूचर का बिल्कुल ब्लाइंड है। मेरे को तो लगता है कि ऐसे ही होगा, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं, पैसे की अहमियत नहीं पता, घर की कोई अहमियत नहीं है, पेरेंट्स की नहीं है। लेकिन नारी में फिर भी एक शक्ति है। और अभी भी मैं तो गॉड पे बहुत बिलीव करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान की तरफ से कोई ऐसा चमत्कार जरूर होगा जो हम लोग, हमें ही शक्ति देगी माँ, कि हम लोग अपने बच्चों को, समाज के बच्चों को संभाल सके। क्योंकि आजकल मुझे जो लगता है, हर एक की नजर है, और हर एक को पता है कि आज का बच्चा जो है बहुत बिगड़ रहा है। वो कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं। वो एक ये बाहर का फैशन हो गया है, बाहर खा रहे हैं। पहले माँ के पास बैठ के एक दाल रोटी खाते थे, उसमें हर कोई खुश होता था। आजकल तो बच्चे को पता ही नहीं घर का खाना होता क्या है। क्यों? क्योंकि हमने ही भी बर्बाद किया है। हमने, लो बेटा पैसे लो, खाओ, ऐश करो। तो ऐसे कुछ सवाल है। और मैं सिर्फ अभी, ये ना, अभी मैंने पढ़ा भी है कि पहले की महिला में और अब की महिला में ना बड़ा फर्क आ गया। और लेकिन उस समय में ही और आज भी दूरी जो है, जो विकास हुआ है, वो महिला के हाथ से ही हुआ है, किसी पुरुष के हाथ से नहीं हुआ। पुरुष भी है, मैं मानती हूँ, मैं ये नहीं कहती, मैं उनके कोई विरोध में नहीं जा रही। लेकिन अगर घर में महिला अच्छी है, और महिला समाज में भी अच्छी है, ऑफिस में भी अच्छी है। अब हर जगह, कई जगह पे लोग पैसे के लिए बहुत करेक्शन भी लेडीज भी कर रही है, मैं ये नहीं कहती कोई नहीं कर रही, करिए। लेकिन क्यों क्यों आपके अपने 4 पैसों में आप खुश रहिए, क्यों गलत काम कर रहे हैं, क्यों ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपको परेशानी? अब भी हमारे महिला में भी बहुत ज्यादा कुछ कुरीतियां आ गई हैं, जिसकी वजह से सबसे पहला तो मैं ये कहती हूँ, पैसा कमा लिया तो ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घर में माँ बाप को प्यार ना दें। और फिर सबसे बड़ा जो दुख मुझे इस संसार में दिखता है, बहुत बुरा दिखता है, कि जो माँ होती है, जो घर बनाती है, जो आपको सब कुछ बना के देती है, चाहे वो पति की माँ है, चाहे आपकी अपनी माँ है, तो आप उसके, जब आपकी बारी आती है तो आप कैसे उसको भूल जाते हैं, उसको उठा के वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं? क्यों? ये चीज बहुत गलत है। और ये मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं पता इसका क्या रिजल्ट होगा, लेकिन ये है, मुझे गॉड पे पूरा विश्वास है। गॉड की कोई ऐसी बात होगी, आप देखिएगा कि घर में माँ बाप को, आप देखिए वृद्धाश्रम में माँ बाप खाने के लिए लाचार हैं, उनको कोई खिलाने वाला नहीं है। एक वो माँ होती है जो हमें गरम गरम रोटी खिलाती है, हमें स्कूल भेजती है, हमें बनाती है, लिखाती है। तो अपनी बारी में तुम लोग क्यों ढीठ हो जाते हो? और तुम इतने 4 पैसे क्या कमा लेते हो, तुम सोचते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ और भी बता रही हूँ, जो बोया जाता है वही काटा जाएगा। आज अगर कोई अपने माँ बाप के साथ बुरा कर रहा है, तो वो ये ना सोचे कि वो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान के यहाँ बिल्कुल हिसाब क्लियर होता है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, नहीं कर सकते हाथ जोड़ लो, लेकिन अपने घर की, मेरा आज भी सबसे यही अपील है, इस देश से अपील है, कि अपने घर की माँ को बाहर मत निकालो, मत वृद्धाश्रम में। जो आपको पता है वहां माएँ कितनी कलपती हैं, जो, जब वो कलपती है ना, तो मैं आपको नहीं बता सकती कि वो बच्चे सोचते हैं जो 4 पैसों के लिए माँ को वहां छोड़ रहे हैं, तो वो पनपेंगे नहीं। और वही होता है, फिर उनकी औलादे भी घर में, क्योंकि आप उस पैसे को माँ पे ना लगा के अय्याशी में लगा रहे हो, बच्चों को दे रहे हो, तो फिर तो आपके बच्चे भी आपको जूते मारेंगे। फिर क्यों सोचते हैं आप? तो मेरी आज सबसे यही एक रिक्वेस्ट है, सब कि जो दे सकते हो ना, एक तो सबसे पहले अपने माँ बाप को जो जरूर दे दो, क्योंकि माँ बाप का कर्जा हम कभी नहीं उतार सकते। और भगवान भी ये कहता है, मेरा कर्जा उतारना है ना, तो अपने माँ बाप को वो करो। और नारी में इतनी शक्ति है ना, मैं आपको ये बता दूं कि नारी चाहे ना तो अच्छे अच्छे को हिला सकती। नारी में इतनी माता रानी की कृपा होती है कि वो नहीं कर सकती। अब ये देखिए, सारी महिलाओं का आपने भी जिक्र किया, नीति ने भी किया, और भी अभी रति चौबे जी हैं, कविता बरार जी हैं, ये सब
सामाजिक वो है, इनको सारा ज्ञान है कि क्या 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 है। मैं इनके साथ आज से नहीं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, मैं इनको सलाम करती हूँ। क्यों? क्योंकि इनको दुनिया का ज्ञान है, ये बहुत अच्छी बातें बताती है, बहुत अच्छी कविताएं लिखती है। अब आपने भी मुझे बहुत अच्छा बताया, रश्मि जी आपने भी बताया, उधर से दूसरी मैडम ने भी बताया, मुक्ता जी ने भी बताया। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि हम लोग ऐसे विषयों को उठाएं जिससे हमारे समाज में कुछ सुधरे। और मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर हर औरत ये सोच लेगी मुझे 100 में से 50 फैमिलीज को संभालना है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और वो ये काम आप छोटे लेवल से ही कर सकते हैं, बड़े पे नहीं कर पाएंगे। बड़े से आपको कुछ नहीं मिलेगा, छोटे लेवल से मिलेगा, उनको देना है। और आप 1 रुपया देंगे तो आई थिंक आपको हजारों मिलेगी, लेकिन उनको दीजिए जिनको जरूरत है। ये मेरे विचार हैं। और मैंने इसीलिए आज स्वतंत्रता दिवस जो है हमें 80वीं में उस पे मैं प्रोग्राम इसलिए रखा है कि ये आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली। और आपको मैं आज यहाँ एक बात और भी बता दूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि पहले मैं नहीं समझती थी इस बात को, लेकिन अब मुझे कुछ सालों से ये बात का बहुत एहसास हुआ है कि फूट डालो शासन करो। ठीक है, आज हर फैमिली में यही हो रहा है, उसने ऐसे ले लिया, उसके बाद ये गाड़ी है, उसके बाद वो गाड़ी है। और वर्ड मैं कहती हूँ आपके पास जो है उसको तो देख लो, उसमें खुश रहो। फूट डालो शासन करो, इससे क्या होता है, सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि आपके पास एक छोटी गाड़ी है तो आप उसमें खुश रहो, चाहे बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी है, गाड़ी में ही जाना है आपको। मैं गलत कह रही हूँ? विद द रिजल्ट मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, विद द रिजल्ट क्या हो रहा है, आज की आदमी की जो एवरेज है ना, वो 50-60 से ज्यादा नहीं है। वो उसका रीजन मैं आपको बताऊं, लेडी बोलती है मुझे बड़ी गाड़ी ले दो, मुझे घर ले दो, माता जी को घर से बाहर निकाल दो, ऐसी मतलब बातें बोलते हैं। बोली मैं देखती हूँ बहुत लोगों, मैं सोशल वर्कर का भी काम करती हूँ तो मुझे पता है। तो लेकिन मुझे ये बताइए, वो उन चीजों को बनाने के लिए, एक गाड़ी बड़ी गाड़ी या घर को बनाने के लिए, माँ को बाहर निकालने के लिए आपको सब काम के लिए पैसे चाहिए। एक सैलरी में तो आप ये कर नहीं सकते, या बिजनेस में नहीं कर सकते। आप लोन उठाओगे, लोन उठाएंगे ना, तो लोन उठाएंगे तो लोन भी तो आपको ही चुकाना है, कोई पड़ोसी तो आएगा नहीं चुकाने आपका पैसा। और फिर वो क्या होता है, औरत को कुछ नहीं होता, वो आदमी जो है ना सारा दिन कलपता रहता है, हार्ड वर्क करेगा, उसको पैसे चाहिए बस, मुझे ये देना है। लेकिन मैं कहती हूँ ऐसी टेंशन क्यों ले रहे हो, छोटी गाड़ी में गुजारा कर लो, दाल रोटी में गुजारा कर लो। लेकिन नहीं, हम तो होटल में जाएंगे, 10,000 रुपये वहां खर्च कराएंगे, बुढ़ी माँ को नहीं देंगे घर में। तो जी, ये सब, ये आपको पता है माँ मुझे को तो लगता है कि निराश। बहुत सारे समाज के सवाल जो है स्वीटी पॉल जी सामने एकदम खुली चर्चा में रख दिया इन्होंने, और इसका हाँ मैंने समाधान बहुत जरूरी है। और हाँ समाधान तब हो सकता है जब इस मंच पर कोई ना कोई संकल्प लेकर हम लोग काम करें, एक दिशा दें, एक दिशा में काम करें। जैसे इन चीजों को प्रचार प्रसार की बहुत जरूरत है, और इसके लिए बिल्कुल। जो सैटेलाइट चैनल है वहां तक भी आवाज जो है ना पहुंचाने की जरूरत है। केवल न्यूज में वो चीजें जो आप लोग नहीं देखना चाहते हैं वो देखना पड़ता है मजबूरी में। तो बिल्कुल। संस्कार कहाँ से आएगा? तो पूरे बच्चे तो घर में तो प्रवेश कर गया ना वो, और बहुत सारे बिल्कुल। चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म। और तो आप देखिए कि बच्चों को क्या दिखाना चाहते हैं। और पिछले ब्रह्म कुमारी संस्थान की आई थी, उन्होंने कहा था कि आप जैसा आचरण करेंगे बच्चे उसी की नकल करते हैं। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपकी भी बच्चे सेवा करेंगे, ये बात हाँ वो बता के गए। तो ये संकल्प सभी लोग लें कि जिनके घरों में भी माँ बाप हैं उनकी सेवा में कोई कमी ना रखें, तो उनसे उनके पास बैठें, थोड़ी देर बैठें, थोड़ी उनसे चर्चा करें, और जो मेजर डिसीजन लेना हो उसमें वो उनसे एक बार पूछ जरूर लें। वो नेग्लेक्ट ना हो। सबसे ज्यादा पीड़ा जो मुखिया होता है, और उसको जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो इनसे क्या पूछना, करना तो हमें ही है। तो वहां पर नेग्लेक्ट होने पर सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। वर्मा जी हैं, मैं चाहूंगा वर्मा जी आप इस उम्र में हैं, आप क्या महसूस करते हैं? वर्मा जी, उदय शंकर जी, वर्मा जी जुड़े हैं ना? विजय वर्मा जी विजय अनम्यूट हो। वर्मा जी आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या महसूस करते हैं? एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं? माइक इनका लगता है, बोलिए बोलिए, कुछ बोलिए। अभी जो बहन ने जो एक अपना वक्तव्य रखा, मैं पूर्ण सहमत हूँ।
बहुत अच्छा कहा इन्होंने। और समाज के सामने एक आईना जो रखा, हमें उस दर्पण में देखना चाहिए। आज हम कहाँ जा रहे हैं, बुजुर्गों की क्या स्थिति है, ये हर घर की कहानी है। आज बुजुर्गों से कुछ नहीं पूछा जाता, और वो इसीलिए तड़पते हैं, अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं कि हमारे बच्चे आज किस मार्ग पर जा रहे हैं। बहन ने जो रखा, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, और बहुत मैंने सहमत हूँ उनकी बातों से। जो आज मेरे दिल की पीड़ा है उन्होंने खुद रख दी, और ये हर व्यक्ति की है, हर बुजुर्ग की पीड़ा है। और समाज, मैं ये सोचता हूँ कि हम क्या थे, अभी कहाँ पहुंच गए, और अगले कुछ वर्षों में ये समाज कहाँ पहुंचेगा और देश कहाँ जाएगा। बच्चों से ही देश का निर्माण है, हम ही देश से का निर्माण करते हैं। ये देश कहाँ जाएगा, कैसे बच्चे संभालेंगे, एक परिवार को नहीं देख पाते। बच्चों को सिर्फ पैसे चाहिए, पैसा किस तरह से ले लिया जाए। बहन ने एक कहा कि 2 जोड़ी कपड़े, और तो ब्रांडेड है, ये हम ही आदतें डालते हैं बच्चों को। मैंने बहुत साधारण परिवार में गुजारा किया, मेरे बच्चों को भाई उसी तरह से मैंने कराया सिखाया, लेकिन मेरे बच्चे वही ब्रांडेड, वही छोटी गाड़ियां नहीं, वही बड़ी गाड़ियां, वही सोने के चेन, ये सब दिखावा है। और ये यही तनाव का कारण होता है। मैं 70+ हूँ, और बच्चे, बड़ा लड़का जो है 45। मैं, आदमी बूढ़ा नहीं होता, बच्चों के कारण बूढ़ा हो जाता है। रोगी नहीं होता, बच्चों के कारण रोगी हो जाता है। तो अपने बच्चों को कैसे हम संभालें, कैसा संस्कार दें, ये बहुत बड़ा विषय है। पहले हमारी गुरुकुलीय शिक्षा थी, उसमें सारे संस्कार बताए जाते थे। आज मैकाले शिक्षा, मैकाले का ये संकल्प था कि भारत को अगर पूर्ण रूप से गुलाम बनाना है, पहले यहाँ की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बदले, और यही हो रहा है। जी जी बिल्कुल। तो विजय वर्मा जी ने बिल्कुल सही बात रखा। कुछ सॉल्यूशन आप बताना चाहेंगे डॉक्टर मुक्ता कौशिक जी? मैं बारी बारी से आ रहा हूँ सभी लोगों के पास। जी जी। आज के परिवेश में जो युवा की सोच है वो पाश्चात्य की ओर जा रही है, और उनका कहना है कि वर्तमान शिक्षा को लेकर या वर्तमान चीजों को लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सॉल्यूशन, वो केवल अपना सॉल्यूशन क्या है? तरक्की देखना चाहिए। सॉल्यूशन डॉक्टर मुक्ता कौशिक जी, सॉल्यूशन क्या है? जी जी। कहीं भी जा रहे हैं, तो लेकिन कोई सॉल्यूशन प्रस्तुत करें। सॉल्यूशन में ये कहना चाहूंगी कि दोनों में जो विचार में अंतर आ जाता है, उन विचारों को समझने की आवश्यकता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझने की आवश्यकता है, और बच्चों को पेरेंट्स को समझने की आवश्यकता है। तो आगे भी हम उनकी भावनाओं को समझे, उनके जो आगे करना चाह रहे हैं, वो जिस जॉब में जाना चाह रहे हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, उन चीजों को समझना और उनके साथ बैलेंस बनाकर चलना। अगर हम ये सारा चीज एक साथ विचारों को लेकर चलते हैं तो किसी भी प्रकार का फर्क नहीं आएगा। माता पिता भी खुश रहेंगे और बच्चे भी खुश रहेंगे। हमें उनका सहयोग करने की आवश्यकता है, न कि हमें उनको नेग्लेक्ट करने की आवश्यकता है। तो आगे हमें इन समाज परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो होता है, और परिवर्तन हमारे समाज की आवश्यकता है। तो उस आवश्यकता को देखते हुए हमें पेरेंट्स को अपने बच्चों का साथ देना, उन्हें समझना। अगर कोई बच्चा नशे की ओर जा रहा है, उसे रोकना। किशोरावस्था में अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उन चीजों को समझना, अपने बच्चों की फीलिंग को समझना। कि हम जैसे कि पॉल मैडम ने कहा कि जॉब के साथ बच्चे को देखना, लेकिन हम इन चीजों को ये नहीं देख पाते कि बच्चा आखिर कहाँ जा रहा है, उसका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। उनके एनवायरनमेंट में ही परिवर्तन आ रहा है। तो घर में हम उसको संस्कार तो दे रहे हैं, ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उनका फ्रेंड सर्कल जो है वो कैसा है, उनको भी देखने की आवश्यकता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें भारतीय ज्ञान को भी बचाए रखना है, और पाश्चात्य की ओर जाते हुए
जो बच्चे जा रहे हैं उनको भी ये सिखाने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होती। स्वच्छंदता मतलब वो चाहता है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूँ, लेकिन स्वतंत्रता ये सिखाती है हमें कि अपने हद में रहकर अपने ज्ञान, संस्कार और मूल्य को बचाते हुए हमें ज्ञान लेना है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि हमें उन दोनों में बैलेंस बनाकर रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, स्वतंत्रता है लेकिन स्वच्छंदता से मामला बिगड़ सकता है। स्वतंत्रता तो ठीक है, हद में रहकर आपने शब्द का इस्तेमाल किया। तो हम लोगों के बीच आरजेएस पीबीएच एक संस्कारी परिवार है। डॉक्टर मुक्ता कौशिक जी और डॉक्टर रश्मि चौबे जी को बताना चाहूंगा। हम लोग जैसे स्वीटी पॉल जी की बात आपने सुनी, स्वीटी पॉल जी तो एक उदाहरण है। इन्होंने अपनी सास की 6 महीने तक बेड रेस्ट में काफी सेवा की। इसके अलावा जो इनकी कॉलीग रही हैं अमृता घई जी भी स्वीटी पॉल जी जुड़ी हुई हैं और उन्होंने भी मतलब अपनी माँ की सेवा कर रही हैं। अभी घर में अपनी सास की सेवा कर रही हैं मेरे ख्याल से शायद। और मम्मी अपनी मम्मी की, अच्छा अपनी मम्मी की, जबकि बेड रेस्ट में है वो, है ना। तो ये सब तो उदाहरण है। आरजेएस फैमिली में एक इन्वायरमेंट ऐसा बन रहा है कि इसमें टिकता वही है जो होता है सही, बाकी तो टिकते नहीं लोग इसमें, क्योंकि इसका रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन इतिहास बनता ही है कठिन रास्तों पर चलने से। साधारण रास्ते पे चलने वाले, साधारण सोच रखने वाले लोगों का तो ये मंच है ही नहीं। यहाँ पर तो हम लोग इतिहास बनाने के लिए ही इस मंच को बनाए हैं और पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। यूट्यूब पे आपकी लाइव जा रही है, ये पूरा आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब लाइव सेक्शन में देखेंगे तो आपकी ये बातें, ये विचार आगे तक जा रही हैं। अब इसमें क्या है कि आप लोग भी इसमें सहयोग दीजिए। अगर सही माने में आप चाहते हैं भारत का नक्शा तकदीर बदल जाए तो आप लोगों का भी इसमें योगदान होना चाहिए। और हम लोग तो 2047 तक के लिए उस जमाने में जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को जो कहा जाता था कि अरे इसमें क्या फायदा होगा, ये जान देने वाली बात, ये सब ये पागल हो गए हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को पागल कहा जाता था, उनकी माँ को बड़ा जैसे तैसे कहा जाता। और हम लोग स्वतंत्रता सेनानी वंशजों से जुड़े हुए हैं। वो बताते हैं कि तब उस समय जब देश के लिए लड़ते थे लोग और नौकरी छोड़ देते थे। अभी प्रेमचंद जी पे चर्चा हो रही थी, उन्होंने असहयोग आंदोलन में नौकरी छोड़ दिया। तो यहाँ पर तो बड़ा अच्छा परिवार है, जो अच्छी बातें, अच्छी सोच, सकारात्मक मूल्यों की बात आपने की है कि अगर स्वतंत्रता रहे, साथ में सकारात्मक सोच के साथ अगर आदमी रहे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। तो मैं नीति अरोड़ा जी को बुलाता हूं कि आपने भी तो अपने, देखिए इस मंच पे अपने पूर्वजों या दिवंगत लोगों की स्मृति में प्रोग्राम होता है। स्वीटी पॉल जी ने भी किया है। सोचिए सुपुत्री है कि नहीं है ना। सरिता कपूर जी जुड़ी हुई हैं, इन्होंने भी अपने माता पिता की स्मृति में प्रोग्राम किया। और सास ससुर की स्मृति में ये पहली बार इस मंच पर किसी ससुर की स्मृति में करने वाली बहू नीति अरोड़ा जी हैं। अब बताइए इससे बड़ा संस्कारी परिवार और कौन सा हो सकता है। इसीलिए आरजेएस पीबीएच को संस्कारी परिवार कहा जाता है। तो अभी ओम प्रकाश जी पटना के साधक जो हैं, आरजेएस युवा टोली के इंचार्ज हैं पटना में, वो भी जुड़ चुके हैं, जो वीडियो संदेश के द्वारा काफी सावन पे भी काफी प्रोग्राम बनाया, देशभक्ति का प्रोग्राम बनाया और हम लोगों से काफी सालों से जुड़े हुए हैं। नीति अरोड़ा जी, आप एक युवा हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि युवाओं को यहाँ लपेटा जा रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे युवा बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे कि कविता परिहार जी का ही सुपुत्र ले लीजिए या नाती ले लीजिए, बड़ा अच्छा कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है ना। तो जानकारी हम लोगों को जो मिल रही है वो बता रहा हूँ कि हम लोगों का परिवार कैसा है। ओम प्रकाश जी का ही परिवार जो है वो बड़ा अच्छा परिवार है, सभी मिलजुल कर रहते हैं। ये मिलजुल कर रहना ही अच्छे परिवार का द्योतक। नीति अरोड़ा जी, एक युवाओं की आवाज है आप। धन्यवाद सर। पहले तो मैं श्रीमती स्वीटी पॉल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे विचार व्यक्त किए और ऐसे ऐसे प्रश्न हम लोगों के आगे रखे हैं जिसके ऊपर हमें सुचारू रूप से, गंभीरता से सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ आगे बढ़ के करना चाहिए।
और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे अपने ससुर जी श्रीमान मिस्टर के.एल. अरोड़ा जी के को श्रद्धांजलि देने का मौका इस मंच पे मिला। कभी-कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं पास्ट की, जिन घटनाओं से प्रेरित होकर आप उस कार्य को करने के लिए सुचारू रूप से आगे बढ़ते हैं। शायद ये उन्हीं का आशीर्वाद था या कुछ ऐसी चीजें थी जिन्होंने मुझे प्रेरित करा कि मैं इस मंच पे उन्हें श्रद्धांजलि दूं, और मैं अपने आप को इसमें बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ और इस मंच का भी आभारी समझती हूँ। और जहाँ तक कि आज की युवा पीढ़ी की बात कहें तो मैं उस एज ग्रुप में हूँ कि मिडिल ईस्ट की, जैसे कि मेरे से बड़े और आने वाली युवा पीढ़ी, कि हम कैसे अपने सोसाइटी में इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं खुद एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरी भी मदर इन लॉ है और वरिष्ठ हैं, और कहने का मतलब ये है कि सीनियर सिटीजन होने के नाते अगर मैं उनके शूज में, मतलब मैं उनकी उनके रूप में अगर अपने आप को प्रस्तुत करूं या ये देखूं कि वो इस रूप में कैसे अपने आप को रख सकती हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सुचारू रूप से या सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि कुछ बैलेंसिंग सोसाइटी बननी चाहिए जहां आजकल की यंग जनरेशन और मिडिल और सीनियर सिटीजन एक तालमेल बिठा सके, क्योंकि ये तो युगों से ही चलता आया है कि सोच और विचारों का समावेश तो हर जगह होना मुश्किल है, लेकिन उस सोच को मिला के चलना एक बहुत बड़ी कार्य प्रणाली है। जैसे कि अब ये आरजीएस पॉजिटिव मीडिया मंच है, जिसपे हमने अभी डीएमई में एक प्रोग्राम किया जहाँ बहुत बड़े बड़े सीनियर सिटीजन लोग भी थे, और एक हमने बच्ची जो कि अभी बिल्कुल युवा अवस्था, मतलब युवा भी नहीं, अभी यंग चाइल्ड है, जिसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस करी। तो ऐसी 100 चीजों में युवा भी थे, 100 और युवा। युवा भी थे जो कि 100 से ऊपर संख्या थी, जिन्होंने इतने मेच्योर लोगों के बारे में सुना और उस जनरेशन ने उसको फॉलो अप करने की कोशिश करी। मेरा ये बहुत अच्छा अनुभव रहा कि मेरा उन लोगों के साथ इंटरेक्ट हुआ। मैं सिर्फ एक ये संदेश देना चाहूंगी आज की युवा पीढ़ी को कि हर एक स्टेप पे सिर्फ हमारी थॉट का ही खेल है सारा। अगर हम अपनी थॉट को ठीक रखें तो ही हमारा आगे चलन हो सकता है। यहाँ सिर्फ युवा को थॉट नहीं करना, यहाँ पे हमारी पीछे की जनरेशन जो सीनियर सिटीजन है उन्हें भी हाथ से हाथ मिला के चलना पड़ेगा और चलना चाहिए। अगर हम चलते हैं तभी एक स्वच्छंद भारत का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि आजकल की वर्किंग विमेन्स अगर काम कर रही हैं तो उनकी पीछे बैठी हुई जो मदर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, उनके बच्चों को हैंडल कर रही हैं, वो संस्कार दे रही हैं। पहले ऐसे नहीं कहा जाता था कि नानी की कहानियां, दादी की कहानियां, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमारी परवरिश में आगे चलता आया है। और मैं यही सारी युवा पीढ़ी से कहूंगी कि थोड़ा सा हमें इस जनरेशन गैप को फिल करने की जरूरत है। हम पाश्चात्य जरूर हो रहे हैं, वेस्टर्न जरूर हो रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न हमें अपने विचारों से भी होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं कुछ एंडिंग लाइंस कहना चाहूंगी। फॉर daughters, we are so blessed with the sons, but we are more blessed with the daughters. Let every daughter be educated, let every woman be respected, let every dream of every girl should be chance, and let every woman know she is not alone in the future of India. She is the present strength of India. Hence women rise with families, rise with communities, and rise with nations. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद। धन्यवाद नीति अरोड़ा जी, आज की को होस्ट। तो यहाँ पर मैं अब नागपुर चलते हैं और नागपुर से डॉक्टर और हैदराबाद भी आएंगे। सुषमा सिंह जी जुड़ी हैं हैदराबाद से, वहां भी आएंगे, लेकिन अभी हम नागपुर में हैं। तो डॉक्टर कविता परिहार जी से जानना चाहते हैं, इतना कुछ सुना आपने और बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं और तिरंगा भी धारण किया हुआ है आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये 15 तक तो हम लोग तिरंगा के साथ ही जितने कोशिश कर ले। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या सोल्यूशन है आपके पास? जय हिंद।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं झांसी की रानी के संदर्भ में बोलना चाहूंगी, लेकिन चूंकि नीता जी, मुक्ता जी और रश्मि जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण सभी वीरांगनाओं का कर दिया है, तो मैं जो अभी अपने ज्वलंत प्रश्न चल रहे हैं, जैसे शिवटी पाल जी की बातें, कुछ बातें मन को छू गई। ये घर घर की कहानी है सर। तो मैं इस बात के लिए, आप लोग मेरी भावना से सहमत हैं नहीं है सहमत, मैं ये नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ कि आज की जो पीढ़ी बिगड़ रही है या ट्रैक से हट रही है, उसका मेन रीजन ये है कि घर के जो पुरुष प्रधान लोग रहते हैं वो महिलाओं को उचित मान सम्मान नहीं देते हैं। अपने बच्चों के सामने वो अगर अपने बच्चों को डांटेंगे तो जब वो बच्चे उनको माँ पढ़ने बैठा लेगी तो बच्चे सुनते नहीं है। वो बोलेंगे कि ऐसा मत करो, वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वो बिल्कुल माँ को नहीं सुनेंगे और वहीं से ही बच्चे बिगड़ते हैं। तो सर्वप्रथम तो मेरा सभी से अनुरोध है कि बच्चों के सामने अपने मिसेज को कुछ नहीं बोलना चाहिए, ताकि बच्चे माँ के कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि दिन भर तो माँ उनको देखती है। पिताजी तो ड्यूटी चले जाते हैं बाहर, चले, कई लोगों के तो पापा बाहर गांव में सर्विस करते हैं, वो पूरा टाइम बच्चों को नहीं दे पाती, ज्यादा समय माँ ही व्यतीत करती है बच्चों के साथ। तो माँ का मान सम्मान का उचित ख्याल रखना चाहिए, ये मेरा एक मुद्दा है। ये और दूसरी बात संकल्प तो है, संकल्प जी है ये। बिल्कुल। और आगे जैसा बढ़े। कि सर्वविदित है कि नारी नारी सब कहे और नारी नर की खान, और नारी से नर होत है ध्रुव पहला समान। तो नारी कि अगर हमने मान सम्मान किया है और दिल से किया है तो निश्चित रूप से भावी पीढ़ी में बहुत सुधार आएगा, ऐसा मेरा सोच और मेरी यह है। अब आप लोग जी सहमत हैं नहीं है? और बिल्कुल, स्वीटी सभी पाल जी सहमत ने हैं, दिल से संकल्प ले छू रहे लिए, हैं। ऐसी ऐसी बातें कही। और मैं भी देखती हूँ हमारे रिश्ते नातोदारों में, देखती हूँ पास पड़ोस में, ये एक बहुत बड़ा आजकल ये हो गया है प्रॉब्लम, और ये इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारा जो आरजेएस परिवार है, राम जानकी परिवार, क्योंकि जो जानकी हमारी माँ थी, उनने भी हम लोगों को ऐसे संस्कार दिए हैं, हम देखे हैं उनके कई वीडियो, उनके प्रोग्राम्स। तो हम लोगों को इस माध्यम से हमारे यानी आने वाले इसमें वर्तमान में सुधार लाना अति आवश्यक है। जय हिंद। जय हिंद। नागपुर से डॉक्टर कविता परिहार जी, नागपुर में ही हम इस समय हैं। रति चौबे जी टीफा की सदस्य हैं, और मानुषी की चर्चा हो रही है तो लीजिए, मानुषी भी उपस्थित हो गई है, और स्टार है, ये स्टार है, ये मेरे ख्याल से यूथ अवार्ड के लिए इसका नाम जरूर भेजा जाएगा। रति चौबे जी, इतना कुछ सुनने के बाद एक कवित्री की नजर से आप इसका समीक्षा करके बताएं, संकल्प क्या होना चाहिए? समय तो काफी हो गया है। भारतीय वीरांगनाओं से हम आज की नारी पे पहुंच गए, उसके बाद माता पिता पे पहुंच गए, और उसके पास उसका आप पूछ रहे हैं आज की सोल्यूशन क्या नारी होना भी तो चाहिए। वीरांगनाएं हैं रति जी। जी हाँ, तो आज की जो वीरांग, आपने शायद विषय नहीं देखा होगा, मैंने और विषय बात पूरा आपने देखा। वहीं से शुरू की है। रति चौबे जी जी सुनिए, जो सवाल है जी उसका जवाब सीधा आना चाहिए। अब आपने हाँ, लपेट कर उसको घुमा दिया, ऐसा न करें। आज देखिए, की नारी और स्वतंत्रता पहले का की नारी उदय, में अंतर। जी स्वतंत्रता का उदय, नहीं, भारतीय जो वीरांगनाएं चिनगारी है। वीरांगनाएं क्रांतिकारी माताएं, उन सबका मैं कह रही हूँ कि हो चुका है। नारी पे स्वतंत्रता का उदय भी विश्लेषण, हो गया। हाँ, और बहुत सी नारियों पे विश्लेषण भी हुआ। मेरा इतना कहना है कि आज की नारी और पहले की नारी का अंतर भी पूछा गया, तो आज भी वही नारी जो पहले थी, अंतर कुछ नहीं। पहले भी सीता और सावित्री थी, तो शूर्पणखा और हिरमनाएं भी थी। बस युग बदलते गए, सोच बदलती गई। पहले नारी घर की चारी दीवारों में रहती थी, आज नारी बाहर आ गई है। पहले नारी के लिए सोचा जाता था, यदि वो कुछ करती थी तो लोग क्या कहेंगे। आज कहते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। बस सोच बदल गई है, मानसिकता बदल गई है। पहले नारी गृह लक्ष्मी थी, मर्यादित थी। आज घर और बाहर सब, और वो अपना कार्य भी संभालती है। पहले पति की छत्र छाया में थी और वो संतुष्ट रहती थी। आज कानून, हक और हौसलों की वो ऊंची उड़ानें भर रही है। पहले दर्द सहती थी, आज वो दर्द देती है। त्याग की मूर्ति बहुत कम होती है,
हक व स्वार्थ की भावना आज हर नारी के अंदर पनप रही है। इसके बाद आज वह उच्छृंखल बहुत ज्यादा होती जा रही है और उसी उच्छृंखलता में खुश भी है। मर्यादाएं वो उसकी मर्यादाएं नष्ट होती जा रही हैं, पर सभी जगह ऐसा नहीं है। कहीं कहीं इनको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। आज हर परिवार में कई लोग ये चाहते हैं कि लड़की कमाऊ हो और पति भी चाहता है कि उसकी पत्नी कमाऊ हो। इसलिए आज वो अपनी मर्जी की मालकिन भी हो गई है और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि तलाक, हत्याएं, मर्डर, यहाँ तक कि वो नारी खुद लोगों की पति का मर्डर कर रही हैं। पहले काली जो थी वो दुष्टों का मर्डर करती थी, आज नारी परिवार में ही अपने लोगों का मर्डर कर रही हैं। तो अंतर बस ये, पहले नरसंहार होते थे, आज नारी स्वतंत्रता से अपने पतियों का संहार कर रही है। तो अंतर कुछ भी नहीं है। बस क्या देखा जाए तो देखिए, नारी तो मैं भी हूँ, लेकिन सोच और मानसिकता में बहुत ज्यादा अंतर है। मैंने भी AA, LLB, लेक्चरशिप और वकालत की है, लेकिन अपना घर संभालने के लिए आज मैं वो सब चीजें छोड़कर अपने परिवार की तरफ आ गई और उनको संभाल रही हूँ। बच्चों को संभाला, बच्चों को संस्कार दिए। केवल संस्कारों की कमी है। आज की नारी बच्चों को ठीक से संस्कार नहीं दे पा रही है। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि ये घोर अपराध वगैरह दुनिया में हो रहे हैं। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि इन अपराधों को कैसे रोकना है, ये इसकी जड़ क्या है। और वो इसलिए प्रत्येक नारी को, चाहे वो कितनी ही पढ़ी लिखी हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी पोस्ट पर हो, यदि उसे अपना घर सुधारना है, समाज सुधारना है, तो उसे बच्चों में अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे। क्योंकि आज के नारियों को जो संस्कार दिए जा रहे हैं उससे आप और हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं। इतनी ज्यादा उच्छृंखलताएं आ गई हैं कि उनको छोटे बड़े किसी का लिहाज नहीं है। और रही वृद्धावस्था की बात, तो वृद्धों के तो विचारों की कोई वैल्यू ही नहीं है आजकल, कोई उनको पूछता ही नहीं है। बहुत कम परिवार ऐसे हैं जहां वृद्ध लोगों की इज्जत होती है, उनको पूछा जाता है। मेरा कहने का मतलब यही है, नारी जो है एक नदी के समान है। उसको यदि उसके ऊपर थोड़ा बंधन नहीं रखा गया, मर्यादाएं नहीं रखी गई जो आज की नारी, तो उसमें इतनी भयंकर बाढ़ आती है कि फिर वो आजू बाजू की चीजें सब नष्ट कर देती है। उसी प्रकार से आज की जो नारी है, जो आपने अंतर पूछा है, तो मैं ये बता रही हूँ कि आज के नारी में ये अंतर है कि वो एक बाढ़ के समान, भले वो कितनी तरक्की कर गई है, लेकिन उसके बाद भी वो मर्यादित नहीं है। मेरे ऐसे विचार हैं। हो सकता है कि आपकी मानसिकता दूसरी हो, लोगों की अलग अलग मानसिकता होती है, लेकिन जो समाज में अभी प्रेजेंट हो रहा है वह, उसका रूप सभी लोग जानते हैं, मैं भी और आप भी। तो सबसे पहले हमें इन चीजों पर रोक लगानी है, उन पुरुषों पर रोक लगानी है जो नारी के संग दुर्व्यवहार करते हैं, उन नारियों पर रोक लगानी है जो पुरुषों के संग दुर्व्यवहार करती हैं, परिवार वालों के साथ करती हैं, बच्चों के साथ करती हैं। और बच्चे तभी सुधरेंगे जब घर का पुरुष और नारी दोनों समान होंगे और वो बच्चों में संस्कार देंगे। बगैर संस्कार के कभी भी हर क्षेत्र में कभी भी मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता, चाहे वो बच्चा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो। तो विषय यह है जो मैंने अपनी मानसिकता आपको बताई थी। तो लोगों को सबसे पहले मानसिकता बदलनी है जो आजकल बिगड़ती चली जा रही है। आप देखते हैं ना, सड़कों पर लड़के लड़कियां शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट पीते घूम रहे हैं। तो ये क्या सब है? ये संस्कारों की कमी। संस्कारों को पहले अच्छा दीजिए, उसके बाद हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी होंगी। क्योंकि परंतु हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश ऐसा आज हो रहा है। आज के भारत में ऐसा ही हो रहा है, इसलिए इस पे तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, बिल्कुल। रति चौबे जी की बात बिल्कुल आ गई है, बिल्कुल ओपन आ गई है। और इसमें आप लोग सभी अपने अपने विचार दे रहे हैं, सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को संकल्प लेना है और इस मंच पर इस तरह के विषय हम लोग को होस्ट के माध्यम से लाते रहेंगे और भी लाएंगे। ये तो स्वतंत्रता का है तो हम लोग उधर पीछे भी चर्चा करेंगे, उस पर भी आएंगे हम लोग। अभी जो चर्चा चली गई है, हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे अंग्रेजों के जमाने में, और देखिए उस समय जो सरदार पटेल जी थे, जो गृह मंत्री के रूप में, उन्होंने किस तरह से पूरी रियासत को इकट्ठा किया और उसमें जो भी बल प्रयोग करना था उन्होंने दिखा दिया कि भारत के सुदृढ़ीकरण में और भारत का नक्शा देने वाले
सरदार पटेल हैं, वहां से जुड़ी हैं सुषमा सिंह जी। सुषमा सिंह जी, आपका क्या विचार है? और आजादी की ये चर्चा चल रही है, उस पर भी आप बोल सकती हैं। आजादी से पहले, आजादी के बाद परिवारों को लेकर चर्चा, महिलाओं को लेकर चर्चा हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, सादर प्रणाम सभी को, बड़े भाई जी। बड़ी बहनों को। जी भैया, और मैं थोड़ा अपने बारे में ही बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद जॉइंट फैमिली से हूँ और मेरी शादी 96 में हो गई थी और मैं 30 साल से इस जॉइंट फैमिली में, 3 भाई हैं ये लोग, तो मैं रह रही हूँ और मतलब नजर ना लगे हम सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और मैं तो बहुत अच्छी एजुकेशन मैंने ली थी, लेकिन जब मेरी शादी उसके बाद में घर परिवार संभालने के लिए और बच्चों को संभालने के लिए मैंने अपनी एजुकेशन अपने बच्चों के ऊपर पूरी लुटा दी। मैं खुद बैठकर उनको टाइम दी पढ़ने लिखने के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए। और आज बच्चे सफल हैं और दोनों बच्ची की शादी हो गई है, बेंगलोर में रहती है और बेटा भी अच्छी तरह मतलब अच्छी शिक्षित है। और मैं ये कहना चाहूंगी भैया कि जॉइंट फैमिली का जो है कि मतलब एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो हमें सुख दुख में हमें एक दूसरे का साथ मिलता है। और आज मैं कभी हम नहीं सोचते कि हम इस फैमिली से अलग जाएंगे। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे से फैमिली को देखते हैं, भले ही कोई बड़ा ऊपर नीचे करता है लेकिन वो मैनेज करके चलते हैं। और हम सभी वैसे ही मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर, कुछ खटबट भी होती है तो कोई नहीं, कुछ फिर उसको मैनेज कर लेते हैं। तो और बच्चों के लिए जी भैया, धन्यवाद। बच्चों तो मैं अब इस चर्चा को उस तरफ ले जाना चाहता हूँ। अच्छा, कि आप हमें ये बताइए नहीं बता कि जिस समय महिलाएं पढ़ती नहीं थी, घर से बाहर निकलना भी मना था, पर्दा सिस्टम था, उस दौर में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कैसे घर से बाहर आ गए? कोई बताएंगे इस बारे में? देश के लिए मर मिटने का जज्बा था उनमें। वे अपने आप को, अपने से ज्यादा देश को महत्व देती थी, इसलिए वो मैदान में आ गई और उन्होंने सक्रियता से भाग लिया और इस आंदोलन का रूप इसको मिला। और फिर जब एक स्त्री घर से बाहर निकलती है तो उसको देखकर दूसरी स्त्री निकलती है, तीसरी निकलती है, उसका हौसला बुलंद होते जाता है। तो धीरे धीरे ये कारवां बढ़ते जाता है। आपका क्या कहना है डॉक्टर रश्मि चौबे जी? काफी देर से चुप थी आप। कौन कह रहा? डॉक्टर रश्मि चौबे जी। जी। जब महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, आजादी के बारे में इतना कुछ जानती नहीं थे, क्योंकि गुलामी तो तब शुरू होती है जब उसकी जानकारी होती है, अदरवाइज तो सब कुछ ठीक ही रहता है। तो ये आखिर महिलाएं 1857 से पहले से भी विद्रोह हो रहे थे, बाकायदा इतिहास में तो 1857 दर्ज हुआ है, लेकिन महिलाओं ने तो उस समय भी विरोध करना शुरू कर दिया था। तो आखिर ये महिलाओं ने कैसे, उनके अंदर पर्दा सिस्टम रहते हुए भी, सती प्रथा थी, महिलाओं का तो कोई अधिकार ही नहीं था, पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। जी, प्रश्न पूरा हो गया सर आपका? हाँ, अगर चुप हो गए तो हो गया। हो सकता सर, शिक्षा एक अलग बात है और एक व्यवहारिक ज्ञान एक अलग बात होती है। तो जरूरी नहीं है कि हम शिक्षा से ही सब कुछ प्राप्त कर सकें। अगर मैंने पीएचडी की है तो वो जो विषय है उसकी विस्तृत जानकारी सिर्फ होगी मुझे, लेकिन एक व्यवहारिक ज्ञान होता है जो कि संस्कारों से आता है। हम आजू बाजू जो देखते हैं, जो भुगत रहे होते हैं, उससे भी एक, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज सही है, ये गलत है। और हमारी उस जमाने की महिलाएं पढ़ती थी रामायण, महाभारत, इस तरह की जो कहानियां थी और जो काव्य थे या पुस्तकें थी, वो बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें थी। उनको पढ़कर अब राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का अंत किया, तो क्या वो सती, क्या वो जलने बैठेगी तभी समझ में आएगा कि जलने से कैसा लगता है? नहीं, दूर से खड़े होकर भी समझ सकते हैं कि कितना कष्ट हो रहा है और इसका जीवन कैसा हो रहा है। तो वो इस तरह से उन्होंने जानकारी हासिल की। जब कहानियां, जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि पहले, अभी मैंने हाथ बीच में उठाया भी था कि अगर हम अपने बच्चों को दादी दादा के साथ रखें तो कहीं ना कहीं संस्कार, माँ आज अगर कमाने जा रही है तो अपने आप वहां से संस्कार आएंगे।
अगर आप संस्कारी हैं तो आप माँ बाप को साथ में रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपके बच्चे भी संस्कारी होंगे, क्योंकि वो दिन भर उनको देखेंगे माँ बाप क्या कहानियां सुनाते हैं या कुछ बताते रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि बच्चों में संस्कार आए। तो वो दादा दादी से संस्कार वो ट्रांसफर हो जाते हैं, जो कि आप पुराने जमाने में देखेंगे कि महिलाएं जॉब नहीं करती थी, लेकिन घर का काम में व्यस्त रहती थी, दादा दादी भी संभालते थे बच्चों को। तो यहाँ पर अगर आप मेड के भरोसे छोड़ रहे हो तो संस्कार कहाँ से आएंगे? वो मेड के जितने संस्कार होंगे वो कमाने के लिए। आज बहुत जगह चर्चा चलती है कि रोटी बन रही है तो रोटी काम वाली बना रही है, तो वो कमाने के लिए बना रही है, तो वो रोटी में वो फीलिंग्स आ जाती है। तो और माँ बनाती है या दादा दादी बनाते हैं तो उसमें फीलिंग अलग होती है। मेरे 4 साल मेरे ससुर भी बेड पर रहे और हमने वो सब चीजें देखी। हम उनके दुख को और कष्ट को कम तो नहीं कर सकते थे, उनके शारीरिक कष्ट को, लेकिन हम जो बन सकता था हमने किया। जो खाने की इच्छा है, जिस तरह से वो हैप्पी रह सकें, वो प्रयास हमारा रहा। तो यहाँ पर आपने प्रश्न किया कि किस तरह से उन्होंने आजादी की लड़ाई में, अब जब आप परेशान हो रहे हो किसी सरकार के द्वारा, आज आज हमारी अपनी सरकार है, अगर वो भी कोई ऐसी नीतियां बनाती है तो आंदोलन होते हैं, विद्रोह होते हैं। ये बात अलग है कि जैन जी कितनी समझदार है, नहीं समझदार है, उस मुद्दे पर हम अभी नहीं जा रहे कि संस्कार होते तो क्या होता, नहीं होते तो क्या होता लेकिन आपने कहा कि आजादी की लड़ाई में कैसे आई होंगी महिलाएं। जब एक महिला देखती है कि एक स्त्री की इज्जत लूटी जा रही है, जब एक महिला देखती है कि सरेआम हमारे पति पर फायरिंग हो रही है, हमारे बच्चे को पढ़ने नहीं मिल रहा, खाने नहीं मिल रहा, और हम बिल्कुल तो किसको मजदूरी, वो दास्ता किसको बर्दाश्त होगी सर? आज जो विद्रोह होते हैं घर में भी वो इसीलिए होते हैं क्योंकि दास्ता बर्दाश्त नहीं होती। तो वो उस तरह से, और चूंकि पहले की महिलाएं बेशक उनके पास डिग्री हो या ना हो, लेकिन संस्कार थे। हमारी जो पुरानी ग्रंथ हैं उनका पूरा ज्ञान था, जो शायद आज की जो कहानियों और हमारी कविताओं में नहीं होंगे, उससे ज्यादा ज्ञान का भंडार हमारी विरासत में है। इसीलिए मैंने यहाँ नागरी लिपि और हिंदी के लिए, जो बच्चों के लिए, कि बच्चे वो सीखें तभी वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और हम ऐसे विषय रखते हैं हर माह के, क्योंकि मैंने सोचा कि बड़ों को तो आप जैसे लोग और हम जैसे लोग तो फिर भी समझे हुए हैं, लेकिन उन बच्चों के जो जड़ हैं हमारी, वहां से हमें सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार वहीं से आते हैं। और वहां से अगर नहीं आ पाए तो अगर आप एक सर थे, उन्होंने अभी नागरिक लिपि के कार्यक्रम में कहा कि हम बच्चों को पीजी में जाके अगर कुछ सिखाते हैं उससे उम्मीद रखो, और पीजी में जाके सिखाना चाहिए। हमें वहां से परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर आपको परिवर्तन लाना है आपको घर से लाना पड़ेगा, और महिलाएं इसीलिए शिक्षित थी। वो बेशक वहां पर हमारी पहले कार्य प्रणाली निश्चित थी कि पति कमाएगा, घर का काम महिला करेगी, उन्होंने अपने काम बांट रखे थे, और वो कम पैसों में अच्छी जिंदगी जीना जानते थे, जो कि अभी पता नहीं क्यों हो सकता है अपनी समस्याओं, लेकिन जो पैसे की दो होड़ लगी है उस वो भी एक कारण है घर टूटने का, क्योंकि पहले रहता था कि माँ बाप सहयोग करेंगे कुछ बच्चों को पालने में, तो इधर इधर पैसों की वजह से भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे लोग आगे, जो मुझे ऐसा लगता है जरूरत होती थी तो सब परिवार मिलके, हमारे आजू बाजू के भी परिवार मिलके सहयोग करते थे किसी पे परेशानी हो गई तो। आजकल ईगो इतनी आ गई है कि हमारे पास है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से भी ये डिवाइड जो अलग अलग चल रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि जो हमारे ग्रंथ है, हमारी जो पुरानी शिक्षा है, दीक्षा थी, मैंने एक कार्यक्रम में कहा भी था कि गुरु जो पुराने आजकल होते हैं शिक्षक जो पैसा कमाने के लिए होते हैं, पहले गुरु होते थे। गुरु बच्चे की रग रग जानते थे और उसके बिल्कुल मानव वैज्ञानिक और हर क्षमता के अनुसार ही उसको ढालते थे, इसलिए शायद शायद पहले के इंसान बहुत परफेक्ट बनते थे। अब नेट पर सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन पता नहीं है कि क्या हमें चाहिए, किस उम्र में क्या हमें ज्ञान चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उससे भी भटकाव आ रहा है। तो पहले की महिलाएं हमारे ग्रंथ वगैरह पढ़ के ज्ञानी होती थी, संस्कारवान, उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती थी। यही मेरा आंसर है। धन्यवाद। जी बिल्कुल। और शिक्षा का तो कुछ असर पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं माहौल को देखकर भी आगे आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। वैसे 1857 से पहले इस तरह की भावना नहीं थी कि हम गुलाम हैं, लोगों में ये भावना ही नहीं थी। वो एक सिस्टम था, बोले अंग्रेज जैसा कहते हैं करना पड़ेगा, वो जैसा कानून बना देते थे उसका पालन करना है, कुछ भी करते थे। तो लोग डरते बहुत थे, जो भी उनके पुलिस आते थे उनसे बहुत डर बहुत था। आज जैसा नहीं था कि पुलिस अगर गांव में आ जाए
पूरा गांव छुप जाता था, क्योंकि उन्हीं का कोर्ट, उन्हीं का पुलिस, तो लोग डरे रहते थे। लेकिन ऐसा कोई आंदोलन वहां पर नहीं था। उसकी वजह थी कि गुलामी तब शुरू होती है जब उसकी जानकारी होती। तो 1857 में जब ये मंगल पांडे का विद्रोह का असर हुआ देश भर में, तब जाकर 1820-25 इसमें जन्मी हुई हजरत बेगम जो है, उनका भी जिक्र आता है, हजरत महल का। उन्होंने भी स्वतंत्रता में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो उस दौर में लोग दबे कुचले रहते थे, विरोध करने का कोई मंच नहीं था। 1857 से ही पहला जो आजादी का संग्राम है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वहां से शुरू हुआ। और फिर जो महिलाएं कुछ संपन्न थी, वो लोग भी कुछ आगे आ गई, और कुछ माहौल ऐसा था, कुछ दबे कुचले थे जिनको भी अत्याचार हुआ था जिनके साथ, वो विद्रोह में फिर वो आ गए। तो एक मूवमेंट धीरे धीरे तैयार होता गया। लेकिन आप सोचिए कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के चलते 1857 में जो युद्ध शुरू हुआ, संघर्ष शुरू हुआ, अत्याचार करते थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों से पूछे हुए विश्व युद्ध में धकेल दिया गया, हमारे सैनिक मारे गए द्वितीय विश्व युद्ध में। तो आक्रोश फैल गया कि अंग्रेजों ने हमारी सैनिकों को विश्व युद्ध में क्यों भेजा, हमारा कोई मतलब नहीं था, भारत का कोई मतलब नहीं था। ये शिक्षा ने उनके अंदर एक जागृति ला दी। तब जाके ये भारत छोड़ो आंदोलन, तब जाकर ये आक्रोश जब आता है, तब ये चीजें होती। वो भी एक कारण था। तो इसलिए आज हम लोग इस निचोड़ पर पहुंचे कि हम लोग जो हैं, जो कर सकते हैं, वो करना चाहिए। और आरजेएस पीबीएच का मंच आप लोगों की आवाज है। इस आवाज को संरक्षित करके रखा जाता है, प्रिंट में भी और डिजिटली भी। और कुछ प्रोग्राम्स भी आने वाले। मैं चाहूंगा कि टेक्निकल टीम जो हम लोगों का 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस के दिन कार्यक्रम कर रहे हैं, बाकी ऑडियो वीडियो संदेश के माध्यम से आ रहा है। तो ये सुनील कुमार सिंह जी का कार्यक्रम आएगा, 5:30 बजे से ये शुरू होगा। तो ये को होस्ट हैं हमारे सुनील कुमार सिंह जी, आरजेएस टीआरडी 27। मतलब 8वीं किताब की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। 1 अगस्त के बाद 1 अगस्त से जितने प्रोग्राम होंगे दिसंबर तक, वो सारे प्रोग्राम 8वीं किताब में आएंगे। ये है दस्तावेजीकरण। और दूसरा कार्यक्रम जो है वो समीक्षा होगी। डॉक्टर मुन्नी कुमारी है पटना से, क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ इंडिपेंडेंस डे इंटरनेशनल फोर्टनाइट, आजादी का जो पखवाड़ा चल रहा है, 633वें कार्यक्रम के अनुसार हम लोग देखेंगे कि जितने को होस्ट 15 दिनों में हम लोगों के हैं, उनको सर्टिफिकेट ऑनर जो है देकर हम लोग सम्मानित करेंगे। और जो मीडिया के लोग हैं, जिन्होंने मीडिया के माध्यम से, आपने भी आज भी खबर देखा होगा, जो डीएमई में प्रोग्राम हुआ था, उसकी खबरें आई हैं। और उसकी तारीफ भी हमारे आरजेएस पीबीएच के ऑब्जर्वर ने किया है कि जो हम लोगों की मीडिया टीम प्रखरवार शने जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सीलेंट काम किया है। और अभी बहुत सारी वीडियो भी आने वाली है, कुछ वीडियो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में रिलीज हो गई हैं। तो ये सारी चीजें संस्कार को आगे बढ़ाने, यानी सकारात्मकता का संस्कार, पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी, उसको लेकर हम लोग आगे आए हैं। और वर्ल्ड के इकलौता हैं हम लोग, जिसमें कि इंडियन डायस्पोरा भी जुड़े हुए हैं। इसमें पॉजिटिविटी में 11 साल काम करने वाले कोई भी नहीं है। और आजादी का अमृत महोत्सव की सबसे बड़ी देश में जन भागीदारी बन रही है। जिस समय आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय किसी को नहीं पता था कि वो स्वतंत्रता सेनानी कहलाएंगे, और उनका आदर होगा, और हर कार्यक्रमों में उनकी चर्चा होगी, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनको कुछ नहीं पता था, उनको कुछ नहीं चाहिए था, केवल ये जुनून था कि अंग्रेजों को यहां से भगाना है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये है, हम लोग कहते हैं नकारात्मकता भारत छोड़ो, भारत क्या छोड़ो, विश्व छोड़ो। नकारात्मकता ने बहुत नुकसान किया है घर घर को जो है, क्योंकि बात ही नहीं मानेंगे लोग, आपस में समझौता नहीं करेंगे कि भाई कुछ कह रहे हैं तो उन चीजों को मान लेना चाहिए, है ना। सीधा मतलब एक ईगो आ जाता है, पड़ोसी में भी ईगो आ जाता है, ऑफिस में ईगो आ जाता है ना। तो ये ईगो का जो समस्या है, इससे दूर होने का संकल्प लेना पड़ेगा। तो अब सभी लोगों को, मुझे लगता है जितने लोग हैं, सभी लोग अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, सभी लोगों का डॉक्यूमेंटेशन में नाम आ चुका है। अब मैं चाहूंगा कि हाँ, आप तो बोलिए।
बोलिए बोलिए। सिर्फ 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। हाँ, आपका 2 मिनट। हाँ, आज यहाँ जुड़े हुए जो हमारी डिस्कशन हुआ है उसपे मैं सिर्फ 2 बातें बोलना चाहती हूँ जो बहुत ही सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि हर घर में जब लड़की अपना घर छोड़ के अपने पति के घर आती है तो और वहां पर उसको वही सम्मान मिलना चाहिए जो उसके पिता के घर में मिलता है। और बहू बेटी में जो ये समानता चल रही है इसको खत्म किया जाए। और मैं उन बेटियों के लिए भी ये संदेश देना चाहती हूँ जो अपने घर में चली गई हैं, अपने पिता के घर में जहाँ से उनको सब मिलता है वहां पर छोटी छोटी बातों पे झगड़े करती हैं, प्रॉपर्टी चाहिए, ये चाहिए। ऐसे ना करे, माँ बाप से बड़ी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर कोई बेटी ऐसे करती है तो वो गलत है। और ये मैं उन लोगों को भी माओं को भी बोलना चाहती हूँ जो बहू बन के आई है उसको पूरा सम्मान दीजिए, क्योंकि आपके साथ उसी ने रहना है और आपकी बेटियां आपकी सहायता करने नहीं आएंगी, बहुएं ही करेंगी। तो जैसे पहले समाज में होता था कि बहुओं को प्यार दिया जाता था तो बहुएं जी जान देती थी। और मैं किसी और को नहीं जानती, मैं सिर्फ मेरा अपना उदाहरण है कि मेरी माताजी 6 साल बिस्तर पे रही और उनको मेरे पति नहीं है ये सारी दुनिया को पता है, लेकिन मैंने उनको उनके जाने के बाद नहीं छोड़ा है। मैं उनको जब भी छोड़ूंगी जब मैं दुनिया से जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति एक बहुत आदर्श आदमी थे, उन्होंने बहुत दुनिया का काम किया, बहुत सेवा करी। और वो ऐसे लोगों से जुड़े हुए थे, ऐसे बच्चों से जुड़े हुए थे जिनका कोई करने वाला नहीं, जिनको उनके घर से बहिष्कार कर दिया गया था। तो उन्होंने वो सेवा करी है और मैं भी वही सेवा करती हूँ। और मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मान नहीं मिल रहा तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। समय जो है वो सब देखता है। और ये बात हर घर की माँ को याद रखनी है कि बहू भी बेटी है, उसका भी कोई अरमान है, सम्मान है। और अपने फर्ज से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे वो आपकी माँ हो चाहे आपकी पति की माँ हो। पति क्या कर रहे हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मेरे तो पति नहीं थे, लेकिन मेरे पे प्रभु की कृपा थी, मेरी नौकरी थी। अभी अब मन्ना जी ने बोला है कि मेरी सहेली अमृता भी है, अब उसने वो अपनी माँ की सेवा करी। हम अपने फर्ज से क्यों दूर जाएं? हम नहीं जाएंगे, कोई दुनिया कहीं भी जाए, हमारे जैसे लोगों से ही अभी संसार चलना है। और अपने स्वाभिमान पे आँच नहीं आने देनी चाहिए। और मेरा एक और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर महिला के लिए, स्वाभिमान पे कभी आँच मत आने देना, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। रिश्ते तोड़ देना कोई परेशानी नहीं है, वो रिश्ते बेकार हैं जो आपके किसी दुख दर्द में काम ना, उनसे तो हाथ जोड़ लो। और अगर आपके स्वाभिमान पे कोई चोट करे तो उसको माँ काली का रूप बन के दिखा दो कि भाई हम भी पीछे नहीं हैं। कहने का मतलब है जब आप एक अच्छे काम करने जाते हैं ना तो आपको रोकने वाले बहुत मिलेंगे, आपका सहयोग देने कोई नहीं आएगा। आप पे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि ये है एक्स वाई जेड। क्योंकि मैं ये काम सोशल वर्क कर रही हूँ तो मैं बहुतों के घरों में देख रही हूँ ये जी चीज़। जी जी, बहुत सोशल वर्क करती हैं आप। तो बस अब मेरे सबसे देखिए, आज 8:30 होने महिलाओं वाले से, हैं। हाँ आप ये एक 8 बजे कार्यक्रम संपन्न होना चाहिए था। कृपया सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि मिनट जब पीछे बड़ी 8 बज प्रधान है। जाए तो उसके बाद थोड़ा आप लोग शांत हो जाएं, क्योंकि संचालन करने में समय का भी, क्योंकि आपके साथ टेक्निकल टीम भी जुड़ी हुई है, हाँ, उनके मैं अपने और काम भी टेक्निकल होते हैं। थैंक्स है तो मेरा। जो समय है उसके बाद कोई भी आदमी इस कार्यक्रम को लंबा खींचने का, रात भर चलाने नहीं का नहीं, चेष्टा ना करें, क्योंकि ठीक कार्यक्रम का समय होता है। थोड़ा बहुत 5-10 मिनट चला जाए तो चल जाता है, लेकिन हम लोगों का अमूमन आगे बढ़ जाता है। क्योंकि हाँ आप स्वीटी पॉल जी, ठीक नीति ठीक है, अरोड़ा जी धन्यवाद थैंक। ज्ञापन करेंगी, जो हाँ कि वो कर। आरजे TRD 27 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, MCA है, MBA है, प्रैक्टिस मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो नीति अरोड़ा जी धन्यवाद कीजिए और उसके बाद सकारात्मक सॉन्ग के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए। मुन्ना जी आधा घंटा आगे चले गए हैं, आधा घंटा बिफोर हो गया। और आधा घंटा आगे चले गए हैं तो हाँ हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ये बात। तो इसलिए जहां पर आप घड़ी देखकर आज के बाद समय जो है देख लीजिए कि अगर 8 बज गया तो थोड़ा सा हम लोग चुप हो जाएं, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं, हम लोगों को तो रोज बैठना ही है, आप जानते ही हैं, है ठीक ना। सर आगे भी जी नीति लिंक भेज सकते हैं आप, और हम अगर और भी कार्यक्रमों में नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ने का प्रयास करें। अरोड़ा जी। मैं आज आए हुए सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे आके आरजेएस के मंच पे अपने अपने विचार व्यक्त किए। और इस कार्यक्रम में जो भी आज ये डिस्कशन हुई है नारी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए,
जो भी सबके विचार हैं, मैं चाहूंगी कि इन विचारों को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ सुचारू रूप से पॉजिटिविटी को आगे फैलाएं, ताकि नारी बढ़ेगी तो भारत बढ़ेगा, बेटी बढ़ेगी तो भारत बढ़ेगा, नारी सशक्त है तो भारत सशक्त है। मेरा भारत मेरा गौरव। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करूंगी और अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, नमस्कार। शुभ रात्रि सभी को। सकारात्मक सॉन्ग के साथ टेक्निकल टीम संपन्न की। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।